लाइव है, एक बार जरा कमेंट करके बता दें कौन कौन विद्यार्थी क्लास में लाइव है। ठीक है, सभी किसी विद्यार्थी एक बार आ जाए क्लास में लाइव। तो हम लोगों ने जो टॉपिक था आज ऐप पर क्लास। राजेश कुमार जी, क्या हाल है आपके? क्लास लाइव चलो गई जैसे। उदय नारायण उपाध्याय जी, और बड़ा करो बेटा कमेंट। सभी को भाई नमस्कार, क्या हाल है? तो हम लोगों ने टॉपिक पढ़ा था अभी, आप सभी ने टॉपिक पढ़ा था, और अच्छा बड़ा करो बेटा। और आपने दोबारा ने सुनना नहीं पड़ेगा, बड़ा छोटा है ना, कमेंट बड़ा रखा करोगे। ठीक है, बहुत बहुत बढ़िया भाई। तो उदय नारायण जी, राजेश कुमार जी और सभी विद्यार्थी क्लास में लाइव आ जाए। तो हम ना पेड में हम ऑलरेडी टॉपिक खत्म कर चुके हैं। पेड में हम लोगों ने जो टॉपिक पढ़ा था कि हम पॉलिटिकल थॉट पढ़ रहे थे, तो पॉलिटिकल थॉट के बाद आज हम टॉपिक स्टार्ट करें वह प्लेटो। यानी कि प्लेटो को आप लोग कह सकते हैं कि प्लेटो जो है बेसिकली प्राचीन राजनीतिक दर्शन का पिता है, मतलब जो फादर ऑफ पॉलिटिकल फिलॉसफी। अगर आपसे कभी पूछा जाए कि हु इज द फादर ऑफ पॉलिटिकल फिलॉसफी, तो आप कह सकते हैं कि सर फादर ऑफ पॉलिटिकल फिलॉसफी ये आपका प्लेटो है। तो कई बार यहाँ से क्वेश्चन बनता है हु इज द फादर ऑफ पॉलिटिकल फिलॉसफी, तो फादर ऑफ पॉलिटिकल फिलॉसफी प्लेटो है। ठीक है, कई बार इसे प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। अफलातून एक नाम है जो जनरली पॉलिटिकल साइंस में रहता है, अक्सर आपके एग्जाम में रहता है। तो प्लेटो को आप कई नाम से जानते हैं, फादर ऑफ पॉलिटिकल फिलॉसफी अफलातून ये भी एक नाम है, ये भी प्लेटो का ही नाम है, इस नाम से प्लेटो को जाना जाता है। या फॉर एग्जाम्पल अगर आपसे कभी पूछा जाए अरिस्टोक्लीस, ठीक है, तो अरिस्टोक्लीस जो नाम है ये भी इसी का नाम है। अगर आपसे कभी एग्जाम में पूछे कि अरिस्टोक्लीस मैं लिख देता हूँ यहाँ पर अरिस्टोक्लीस जो नाम है ये भी पॉलिटी का, ये भी प्लेटो का ही नाम है। एक तो अरिस्टोक्लीस नाम पूछा जाता है, अफलातून पूछा जाता है, अफलातून फादर ऑफ पॉलिटिकल फिलॉसफी, ये सारे के सारे प्लेटो के नाम है। तो किसी भी नाम से आप प्लेटो को पढ़ोगे, इधर आप प्लेटो कहो। पीसीएस में कृष्णा, गुरुदेव आरएस के लिए भी नमस्कार भाई, शिवेंद्र सिंह, अनुराग गुड इवनिंग, अनु सोनिया गुड इवनिंग, शिवेंद्र सिंह गुड इवनिंग। पेड क्लासेस हैं, तो इसी पेड क्लासेस में आप इसे यूट्यूब पे पढ़ रहे हो, ये क्लासेस है पेड, तो आप इसे आराम से जो है यूट्यूब के अनुसार इसे लेकर साथ में हम चल रहे हैं, तो आप इसको रिकॉर्डिंग पढ़ने लग रहे हो। ठीक है, तो चलिए मेरे प्यारे भाई, तो आप इसे कई नामों से जानते हैं, अफलातून, अरिस्टोक्लीस, फादर ऑफ पॉलिटिकल फिलॉसफी। पूछा था कि इसका जन्म कहाँ हुआ, तो 428 ईसा पूर्व में जन्म हुआ था प्लेटो का, और एथेंस में इनका जन्म हुआ था। देखो एथेंस क्या है, तो दो पार्ट है यूनान के दो पार्ट, एक स्पार्टा है और एक एथेंस है। अगर आप यूनान को देखोगे तो यूनान के आपको दो सेगमेंट नजर आएंगे। ठीक है, एक तो एथेंस है और एक आता है स्पार्टा। तो इनका जो जन्म हुआ एथेंस में जन्म हुआ। एथेंस कहाँ जन्म हुआ? एथेंस में जन्म हुआ। अगर पुरानी यूनान को देखोगे आप तो उसके दो सेगमेंट आपको नजर आते हैं। एक कहता है, स्पार्टा कहता है कि बॉडी बनाओ, मसल्स पावर पे ध्यान दो, और एथेंस जो है वो इंटेलेक्चुअलिटी पे ध्यान देता है। तो जो दार्शनिक जहां पर भी पैदा हुए, वो ज्यादातर जो दार्शनिक है वो एथेंस में पैदा हुए हैं। स्पार्टा में दार्शनिक कम हुए। स्पार्टा एक प्रकार से आप कह सकते हैं कि एक यूनान का सैनिक राज्य था, तो सैनिक राज्य स्पार्टा है, और जो फिलोसफिकल राज्य है वो कौन सा है, वो आपका एथेंस है। उसी एथेंस में प्लेटो का जन्म हुआ था। प्लेटो की बहुत सारी रचनाएं बहुत ही फेमस है, जैसे द रिपब्लिक है, द स्टेटमेंट है, द लॉज है। ये पॉलिटी की मोस्ट इंपॉर्टेंट किताबें हैं। कौन सी? द रिपब्लिक, द स्टेटमेंट एंड द लॉज। ये कभी कभी एग्जाम में पूछे जाते हैं कि प्लेटो की पुस्तकों के नाम बताइए, तो जनरली आपको याद रखनी होगी। फादर ऑफ पॉलिटिकल फिलॉसफी आप इन्हीं को कहते हैं, प्लेटो को कहा जाता है। देखो प्लेटो का जो पहले नाम था वो बहुत बेसिक सा नाम था, आप प्लेटो को बोलते थे अरिस्टोक्लीस। अरिस्टोक्लीस जो नाम था ये प्लेटो का नाम था। अब प्लेटो को जो उपाधि दी है प्लेटो की, वो सुकरात ने दी है, सोक्रेटिस ने दी है। आप सभी को जानकारी होगी, आप सभी बात जानते होंगे, आप सभी को एक इन्फॉर्मेशन पता होगी कि हमारे राजनीतिक विचार के सबसे पहले सुकरात है। सुकरात सबसे पहला विचारक है, इसे आप बोलते हैं सोक्रेटिस, सुकरात। सुकरात के बाद जो विचारक है वो है प्लेटो, और प्लेटो के बाद जो विचारक है वो है अरस्तु। कौन है? अरस्तु। सुकरात, प्लेटो और अरस्तु ये आपके पॉलिटिकल थिंकर है, राजनीतिक विचारक है। तो सुकरात ने ही प्लेटो की उपाधि दी, क्योंकि सुकरात जो सोक्रेटिस है ये बड़े विचारक थे, बड़े पॉलिटिकल थिंकर है, इनका बहुत बड़ा नाम है, और ये एक जनरल आप कह सकते हैं कि जनरल चीजों पे विश्वास करते थे, जनरल चीजों पे बिलीव करते थे। तो ये कौन थे आपके? ये आपके प्लेटो हुआ करते थे। अब प्लेटो के बाद जो पैदा हुआ, मतलब सॉरी सुकरात हुआ करते थे, और सुकरात का शिष्य हुआ प्लेटो। तो जो प्लेटो का जो नाम था वो था अरिस्टोक्लीस। ये अरिस्टोक्लीस नाम आपने सुना होगा, अरिस्टो। तो आप इसे किसी प्रकार से लिख सकते हो, आप ऐसे लिख दो या आप ऐसे लिख सकते हो। मैं इसको ऐसे लिख देता हूँ, अरिस्टोक्लीस। तो अरिस्टोक्लीस जो नाम है ये इनका ही नाम है, प्लेटो का। जो प्लेटो की उपाधि है ना, ये प्लेटो की उपाधि है। ये प्लेटो की उपाधि इनको सुकरात ने दी थी। तो कई बार एग्जाम में प्रश्न बनता है कि प्लेटो की उपाधि किसने दी, तो प्लेटो की उपाधि सोक्रेटिस यानी कि सुकरात जो है, इन्होंने प्लेटो की उपाधि दी थी अरिस्टोक्लीस को। अरस्तु अलग चीज है, अरस्तु जो है अलग चीज है और वो अलग चीज है। कमेंट्स, ठीक है, दोनों अलग अलग है। तो ये आपसे एग्जाम में यही दिखाओ सर, नीचे आपके आगे बीच में क्लास में बोलना। सर पहले सुकरात पढ़ाने चाहिए। सुकरात बेटा, सुकरात आपके सिलेबस में नहीं है। फटाफट बताइए, कल सुबह पनवेल निकलने हैं। तो छोटा छोटा देखो, सुकरात तो है आपके सिलेबस का इतना पार्ट नहीं है, सोक्रेटिस जो है। प्लेटो आपके सिलेबस का पार्ट है, तो प्लेटो आपसे बार-बार पूछा जाता है। ठीक है, तो प्लेटो आपके लिए तरीके इंपॉर्टेंट है, आप प्लेटो पे ध्यान दें, आप प्लेटो को जानने की पूरी कोशिश करें। तो ये बात आपकी समझ में आ गई नहीं आई? बोलो हाँ या ना, क्लियर है ना? तो फादर ऑफ पॉलिटिकल फिलॉसफी, द रिपब्लिक, द स्टेटमेंट, द लॉज लिखे, एथेंस यूनान, प्राचीन यूनान राजनीतिक दार्शनिक, ये सब प्लेटो के बारे में बातें हैं जो आपको समझनी और जाननी है। प्लेटो के कई शासन प्रणालियां हैं, प्लेटो की शासन प्रणालियां का अध्ययन किया है। गवर्नमेंट सिस्टम,
प्लेटो ने कई शासन प्रणालियों का अध्ययन किया है। देखो शासन प्रणालियां क्या होती है जनरली, फॉर एग्जांपल देखो कई प्रकार की शासन प्रणाली थी। जब यूनान था तब भी कई प्रकार की शासन प्रणाली थी, वर्तमान में भी कई प्रकार की शासन प्रणाली है। कई राजतंत्र अच्छा है, तो कई पर आप कह सकते हैं कि आदर्श राज्य अच्छा है, कई धर्मतंत्र अच्छा है। तो प्लेटो ने कई प्रकार के अध्ययन किए। अफलातून इन्हीं का नाम है, डॉक्टर संजीव राजपूत जी, अफलातून जो है इन्हीं का नाम है, ये मैं बता चुका हूँ अभी। प्लेटो को आप अफलातून के नाम से भी जानते हैं, अरिस्टोटलस के नाम से भी जानते हैं, और प्लेटो को आप अफलातून के नाम से भी जानते हैं। तो प्लेटो ने कई सारी जो है इनके ऊपर बातचीत की। जो कई सारी शासन की प्रणाली होती है, कोई लोकतंत्र को अच्छा बताता है, कोई राजतंत्र को अच्छा बताता है। प्लेटो आदर्श राज्य की संकल्पना रखता था। प्लेटो कहता था कि आदर्श जो राज्य है, ठीक है, ये क्लास पेड में भी हो गया क्या, होगी क्या, ये क्लास पेड में ही है, आपको यूट्यूब पे मिल रही है। अब प्लीज हमारे पेड बच्चे आपके साथ में पढ़ रहे हैं, तो आप उन्हें डिस्टर्ब ना करें। ये क्लास पेड में ही चल रही है, आप इसे पेड की तरह कंसीडर करें। ये फ्री में नहीं है, पेड में ही है। जिन बच्चों ने फीस दी है उन्हीं के लिए क्लास चलाई जा रही है, अलग के लिए क्लास नहीं है, बाकी आपको मिल रही है फ्री में भी। तो देखो प्लेटो ने आदर्श राज्य की संकल्पना की बात करी है। प्लेटो कहता था कि राज्य की कई सारी विचार हैं, फॉर एग्जाम्पल कई सारी शासन प्रणालियां हैं। भाई लोकतंत्र की आप बात करते हो, आपने जानते हो शासन प्रणाली, लोकतंत्र भी एक है, राजतंत्र भी एक शासन प्रणाली है। तो लोकतंत्र, राजतंत्र, लेकिन ये लोग कहते थे आदर्श राज्य की बात करते थे, क्योंकि आदर्शवादी है तो आदर्श राज्य की बात करते थे। ये कहते थे कि जो आदर्श स्टेट है ना वो सबसे अच्छा स्टेट है। और प्लेटो का आदर्श राज्य प्लेटो ने कई जगह पर डिफाइन किया। इसके आदर्श राज्य की जनसंख्या 5040 होती थी, जिसको बोलता था प्लेटो कि आप उसको आदर्श राज्य कहेंगे। देखो एक बात आप पहले जनरल से जानो, प्लेटो शिष्य किसका था, सुकरात का शिष्य था। और प्लेटो पैदा कहाँ हुआ, एथेंस में पैदा हुआ। एथेंस किस पे विश्वास करता था, एथेंस का विश्वास था दिमाग वाले व्यक्तियों पे, आदर्श वाले व्यक्तियों पे, अच्छे विचार वाले व्यक्तियों पे। ये तो आदर्श राज्य की संकल्पना ये सुकरात की भी थी। सुकरात ये चाहता था कि ऐसा राजा बने जो जनता से प्यार करे, ठीक है, जनता का ख्याल रखे, जनता को अच्छे से सजोगे रखे। ऐसा राजा कौन चाहता था, ये चाहता था सुकरात। सुकरात का ही शिष्य हुआ करता था प्लेटो। तो एक्चुअली में सुकरात तो पढ़ा लिखा था नहीं, सुकरात ने बहुत सारी बातचीतें की, सुकरात ने बहुत सारे स्टेटमेंट दिए, सुकरात ने बहुत सारे कथन कहे, क्योंकि सुकरात तो लिख नहीं सकता था। अब सुकरात ने जो स्टेटमेंट कहे उन्हीं स्टेटमेंट को प्लेटो ने लिखा। तो दो किताबें, एक तो द रिपब्लिक है, एक आप लोगों ने नाम सुना होगा क्रीटो। तो क्रीटो में सुकरात के द्वारा दिए गए जितने भी विचार थे, जितने भी भाषण थे, उस क्रीटो में सभी विचारों को संहिताबद्ध करने का काम प्लेटो ने किया। तो प्लेटो उसी सुकरात के आदर्श राज्य की स्थापना करता हुआ नजर आता है। जहां पर भी आप देखेंगे तो वो क्या करता है, आदर्श राज्य की स्थापना करने की बात करता है। और उसी जो सुकरात की जो फिलॉसफी है उसी को कहीं ना कहीं स्थापित करने की बात जो है ये करता है। सुकरात की स्टेट को स्टैब्लिश करने का बात प्लेटो करता है। प्लेटो ने कई प्रकार की प्रणालियां पढ़ी, और एक आइडियल स्टेट, आदर्श राज्य, और ऐसा राज्य जहां पर न्याय में हो, जहां पर यूनान में उस समय लोकतंत्र क्या था, कैसा नहीं, लोकतंत्र कैसे होगा डॉक्टर संजीव राजपूत जी, लोकतंत्र उस समय कैसे होगा यूनान में। उस समय तो यूनान में तो दो गुटों में लड़ाई रहती थी। स्पार्टा हमेशा बाहुबल के दम पर, एथेंस में ऑलरेडी वो नहीं था, लोकतंत्र नहीं था, तो लोकतंत्र की संकल्पना तो थी नहीं। मैंने आपको एक एग्जांपल बताया है कि जैसे लोकतंत्र होता है, राजतंत्र होता है, इसी प्रकार की बहुत सारी प्रणालियां होती हैं। तो उसमें तो लोकतंत्र की संकल्पना ही नहीं थी। भाई लोकतंत्र तो बाद में डेवलप हुआ, पहले तो पोप का शासन हुआ करता था, राजा का शासन हुआ करता था, पहले तो ये संकल्पना हुआ करती थी। तो पहले ये सब नहीं था, ठीक है, पहले तो अलग ही तरीके के विचार हुआ करते थे, ये तो बिल्कुल था ही नहीं, लोकतंत्र तो था ही नहीं। तो प्लेटो ने आदर्श राज्य की बात करी, और स्टेटमेंट में स्टेट, आइडियल स्टेट जो देख रहे हो ना, आदर्श राज्य और न्याय व्यवस्था के सिद्धांत को प्रतिपादित किया किसने, प्लेटो ने। यही सिद्धांत किसका है, यही सिद्धांत है आपके सुकरात का। अब जो मेनली आपको पढ़ना है, ये क्लास लगातार चलेगी आपकी, तो पूरा प्लेटो आप पढ़ोगे, ऐसा नहीं कि एक ही क्लास में खत्म करोगे। अन्नू सुकरात पढ़ा लिखा नहीं था, बिल्कुल भाई, सुकरात पढ़ा लिखा नहीं था। तो प्लेटो में इसने इस बात का अध्ययन किया, तो ये बिलीव करता है आदर्श राज्य की संकल्पना में। प्लेटो ने राजनीतिक शास्त्र को नैतिकता, एथिक्स का एक भाग माना है, बिल्कुल ठीक है, क्योंकि प्लेटो आदर्शवाद पर विश्वास करता है, और प्लेटो आदर्श राज्य की स्थापना की बात करता है, और आदर्श राजा की भी बात करता है। तो ये कहता है कि वही राज्य सबसे अच्छा है, और वही राजा सबसे अच्छा है जो नैतिकता के साथ चलेगा, जो नैतिकता के साथ चलेगा। प्लेटो विधि के शासन की बात करता है। अगर आप किताब पढ़ोगे द स्टेटमेंट, तो द स्टेटमेंट में प्लेटो विधि के शासन की बात करता है, रूल ऑफ लॉ। देखो स्टेटमेंट में रूल ऑफ लॉ की बात करता है। तो रूल ऑफ लॉ, विधि का शासन। तो आपसे प्रश्न कैसे बनेगा कि प्लेटो ने विधि के शासन की बात को स्वीकार किया है, बिल्कुल किया है। प्लेटो लोकतंत्र को स्वीकार नहीं करता, पर विधि के शासन को स्वीकार करता है, रूल ऑफ लॉ को स्वीकार करता है। प्लेटो आदर्श राज्य की स्थापना की बात करता है। प्लेटो जस्टिस सिस्टम, न्याय की व्यवस्था की स्थापना की बात करता है। प्लेटो राजनीतिक शास्त्र को नैतिकता का भाग मानता है। प्लेटो ने स्टेटमेंट में संभावित राज्य का उल्लेख किया है। संभावित राज्य का मतलब होता है ऐसा राज्य जिसे आप आगे चल के बना सकते हैं, तो आदर्श राज्य की संकल्पना होगी। तो अब बात करते हैं कि प्लेटो की अध्ययन पद्धति कैसी है, और प्लेटो कैसे कैसे इस पद्धति को पढ़ता है। क्या क्या प्रश्न यहाँ से आपके एग्जाम में बन सकते हैं। राजू सागर, ठीक है, सुकरात पढ़ा लिखा नहीं था, बिल्कुल भाई, ठीक है, आइए यहाँ से समझने की कोशिश करते हैं और चीजों को जानने का ध्यान देते हैं। देखो प्लेटो के सामान्य परिचय को आप समझ गए, यहाँ से ज्यादा प्रश्न नहीं आते। यूजीसी नेट की बात करोगे, ये कक्षा क्लास देख रहे हैं तो आप समझ रहे होंगे, यूजीसी नेट की बात कर लूं मैं पॉलिटिकल साइंस पीजीटी की बात कर लूं, मैं टीजीटी की बात कर लूं, मैं राजस्थान का जो आपका एग्जाम है फर्स्ट ग्रेड का, राजस्थान फर्स्ट ग्रेड की मैं बात कर लूं। इन सारे एग्जाम में जो प्रश्न आपके पूछे जाते हैं ना, वो सब इसी से पूछे जाते हैं। तो प्लेटो के जीवन से बहुत प्रश्न आपके बीच में नहीं बनेंगे। इतने बनेंगे कि प्लेटो का जन्म कहाँ हुआ, प्लेटो ने किस प्रकार का वर्णन किया, प्लेटो की कौन सी किताबें हैं। अब प्लेटो की अध्ययन पद्धति जो है, प्लेटोस मेथड ऑफ स्टडी से आपके एग्जाम में 1 से 2 प्रश्न बनते हैं। प्रश्न बनते हैं। आप कोर्स आप ले सकते हो, कोर्स आपको मिल जाएगा राजू सागर जी, और मूवी शिक्षा फैन क्लब आपको भी मिल जाएगा। एक नंबर बताऊंगा, वहां से आप देख सकते हो। प्लेटो की अध्ययन पद्धति
देखो प्लेटो की जो अध्ययन पद्धति है, इससे कई प्रकार के प्रश्न आपके एग्जाम में आते हैं। पहली बात, किस प्रकार की प्लेटो की अध्ययन पद्धति है? देखो पहली चीज तो विश्लेषणात्मक पद्धति और निगमनात्मक, एनालिटिकल मेथड्स एंड डिडक्टिव मेथड। देखो ये कौन सा मेथड होता है? प्लेटो की जो शैली है वो विश्लेषणात्मक है और निगमनात्मक है। इसका मतलब क्या है कि जब भी आप किसी चीज का विश्लेषण करोगे कि कौन सी चीज अच्छी और कौन सी चीज खराब है, उसे कहते हैं विश्लेषण करना। तो प्लेटो ने जो है आदर्श राज्य की स्थापना की बात करी। प्लेटो ने जो है ये कहा कि भाई राजा जो है वो अच्छा होना चाहिए, पढ़ा लिखा होना चाहिए, बुद्धिमान राजा होना चाहिए। प्लेटो ने इन सारी चीजों की बात करी। और डिडक्टिव क्या होती है कि आप पूरी चीज में से खराब चीज को हटाते चले जाओ, उसे कहते हैं निगमनात्मक शैली। ऐतिहासिक पद्धति, हिस्टोरिकल मेथड, ये प्लेटो ने प्रयोग किया है क्योंकि प्लेटो ने अपने अध्ययन में ऐतिहासिक चीजों को जोड़कर बात करी है। ठीक है, प्लेटो ने द अकेडमी की स्थापना करी। द अकेडमी यूरोप का प्रथम विश्वविद्यालय था और द अकेडमी में हिस्टोरिकल अप्रोच और एनालिटिकल मेथड एंड डिडक्टिव मेथड के ऊपर बेस मानकर पढ़ाई कराई जाती थी। तो यहां से एग्जाम में प्रश्न कभी-कभी दो प्रकार से बनता है। पहली बात कि द अकेडमी का अध्ययन पद्धति कौन सी थी? तो द अकेडमी या अकेडमी कहते हो आप, इसकी अकेडमी की जो अध्ययन पद्धति थी वो भी आपकी एनालिटिकल और मेथड एंड डिडक्टिव मेथड हुआ करती थी। डिडक्टिव मेथड क्या होता है? आपने प्रश्न को सोल्व किया, एक प्रश्न के चार ऑप्शन है, अब कैसे सोल्व करते हो कि सीता किसकी पत्नी थी? अब सीता किसकी पत्नी थी, ऑप्शन में आपके सामने क्या दिया है? सीता के पिता का नाम दे दिया। ठीक है, एक नाम उसमें जनक दे दिया, राजा जनक दे दिया, एक नाम उसमें राजा दशरथ दे दिया, एक नाम उसमें भरत दे दिया, एक नाम उसमें लक्ष्मण और एक नाम उसमें राम दे दिया। तो डिडक्टिव मेथड आप यूज करोगे तो आप दो सीधे सीधे काट दोगे कि ना तो दशरथ होगा ना जनक होगे। अब आप कंफ्यूजन, अगर कोई बच्चा बिल्कुल नहीं जानता है तब मैं बता रहा हूं, वो कंफ्यूज करेगा कि राम है कि लक्ष्मण है कि भरत है। तो अब ये डिडक्टिव मेथड है कि आप चीजों को हटाते चले जाओ, उसे आप कहते हैं डिडक्शन करना, निगमनात्मक शैली का प्रयोग करना। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही है? तो ये इन्होंने इसका प्रयोग किया। अब प्रश्न आता है कि तो अकेडमी है, द अकेडमी की स्थापना 386 ईसा पूर्व में की थी। तो इस प्रकार का प्रश्न तो आपके एग्जाम में आएगा नहीं कि कब करी थी इसकी स्थापना। पूछता है द अकेडमी कहां पर थी? तो द अकेडमी एथेंस में थी क्योंकि इसने एथेंस के ऊपर ज्यादा ध्यान दिया था प्लेटो ने। तो द अकेडमी एथेंस में थी। अकेडमी में प्रवेश के लिए गणित का ज्ञान, नॉलेज ऑफ मैथ अत्यधिक आवश्यक था। अकेडमी के ऊपर लिखा हुआ था कि अकेडमी में प्रवेश करने के लिए आपके पास गणित का ज्ञान होना चाहिए। ठीक है, तो गणित का ज्ञान आपको अवश्य होना चाहिए। सेकंड, प्लेटो जो है वो सुकरात का शिष्य था। तो प्लेटो के अनुसार सद्गुण ही ज्ञान है, द वर्च्यू इज नॉलेज। क्योंकि सुकरात ये कहते थे कि सद्गुणी व्यक्ति ही ज्ञानवानी व्यक्ति होता है। आपके पास बहुत ज्ञान है, ठीक है, लेकिन आपके पास जो है खूब ज्ञान है, परंतु आपके पास सद्गुण नहीं है, आपके पास वर्च्यू नहीं है। तो प्लेटो कहते थे कि सद्गुण ही ज्ञान है, द नॉलेज इज वर्च्यू। ये भी आपके एग्जाम में कई बार पूछा गया है कि सॉरी, वर्च्यू इज नॉलेज, के सद्गुण ही ज्ञान है। वर्च्यू माने सद्गुण होता है और सद्गुण को ही ज्ञान मानते थे। तो ये जो विचार था ये सुकरात का विचार था। सुकरात कहते थे कि सद्गुण जो होता है वही ज्ञान होता है। तो उसी कॉन्सेप्ट में दिस फिलॉसफी इज रिलेटेड टू सुकरात। तो यहां से प्रश्न कैसे बनेगा कि द वर्च्यू इज नॉलेज। मैं लास्ट में आपको एमसीक्यू भी कराता हूं। जब मैं लास्ट में आपको एमसीक्यू कराऊंगा तो उस समय आपको विशेष तौर पे ध्यान देना पड़ेगा। जब भी मैं लास्ट में आपको एमसीक्यू सॉल्व कराऊंगा ना, तो आप एक बात का विशेष तौर पे ध्यान दीजिएगा। जब भी मैं आपको एमसीक्यूज पढ़ाऊंगा तो एक बात विशेष तौर पे आपको ध्यान देनी पड़ेगी। आपका जो चैनल है मैं इसको एक बार देख लेता हूं, कितने विद्यार्थी आप में से लाइव चल रहे हैं, क्या क्या आप लोग करा रहे हैं। तो सभी के सभी विद्यार्थी जो है, हाँ बहुत बढ़िया, सुपर। एक बार इस क्लास को सभी के सभी शेयर कर दिया करो, क्योंकि नया चैनल है, एकदम नया चैनल है, और आप इस क्लास को शेयर करोगे तो ज्यादा बच्चे इस क्लास को देख पाएंगे। ज्यादा बच्चे क्लास को देख पाएंगे तो आप बेहतरीन तरीके से इसका है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, क्लियर बेटा, क्लियर, बहुत बढ़िया। चलिए ग्रेट ना, आइए अब आगे कोशिश करते हैं। मोहम्मद नबी अंसारी, गुड इवनिंग सर। बेटा आप कहाँ थे तब से, आप लोग कहाँ थे? मोहम्मद नबी अंसारी जी आप तब से कहाँ थे? मैं तो आपकी प्रॉपर तरीके से तब से चलने लग रहा हूँ। तो ये स्टेटमेंट प्लेटो के अनुसार ही था कि सद्गुण ही ज्ञान है। तो यहाँ से भी आपके एग्जाम में प्रश्न बनेगा कि प्लेटो के अनुसार क्या ज्ञान है? तो सद्गुण ही ज्ञान है। वेस्टर्न पॉलिटिकल फिलोसफर स्टार्ट किए, पश्चात राजनीतिक चिंतक हम पढ़ रहे हैं, और वेस्टर्न पॉलिटिकल थिंकर में प्लेटो पढ़ेंगे, अरिस्टो पढ़ेंगे, मार्क्स पढ़ेंगे, रूसो पढ़ेंगे, बेंथम पढ़ेंगे, जेम्स मिलम पढ़ेंगे, मॉडर्न पॉलिटिकल वेस्टर्न थिंकर भी हम पढ़ेंगे, आधुनिक राजनीतिक विचारक भी हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये राजनीतिक विचारक की सीरीज है, इसमें हम पूरे विचारक पढ़ेंगे बड़े ध्यान से। हर किसी के ऊपर हर किसी के विचार हैं, तो हर किसी पर किसी के विचारों के मध्यम करेंगे। तो ये आपने प्लेटो को जानने की थोड़ी सी कोशिश की कि प्लेटो की अध्ययन पद्धति क्या है, प्लेटो ने द अकेडमी खोली, कहां पर खोली, और द अकेडमी में किस प्रकार की अध्ययन शैली थी। अकेडमी में ज्ञान मैथ का होना चाहिए और वर्च्यू इज नॉलेज। प्लेटो के अनुसार सद्गुण ही प्लेटो ने ज्ञान को बात करी। ठीक है, ये प्लेटो ने कहा। देखो एक बात आप समझो, प्लेटो के अनुसार आइडिया ही समूचे संसार का मूल तत्व है। प्लेटो एक बात मानता है, प्लेटो एक बात कहता है। देखो प्लेटो विचारों पर आधारित व्यक्ति है, ये विचारों की बात करता है। ये फिलोसफिकल अप्रोच पर ध्यान देने वाले विचारक हैं, तो ये विचारों की बात करते हैं। अगर आप प्लेटो को देखोगे तो प्लेटो के अनुसार विचार ही समूचे संसार का सार तत्व है। भौतिक दुनिया विचारों की छाया मात्र है, इसलिए ये यथार्थ विश्व विचारों की परछाई है। ये आइडिया पर जोर देता है, मतलब जो विचार है ना उसको मूल मानता है। कहता है द आइडिया इज बेसिस एलिमेंट ऑफ होल यूनिवर्स एंड द मटेरियल वर्ल्ड इज ओनली शैडो ऑफ थॉट्स। ये क्या कहता है कि आइडिया इज द बेसिस और बेसिक एलिमेंट ऑफ द वर्ल्ड। जो पूरा विचार है, पूरी दुनिया है, वो सभी का सभी आइडिया है। बोलता है आइडिया इज बेसिक। आइडिया क्या है? बेसिक एलिमेंट है। आइडिया क्या है? बेसिक एलिमेंट है। ठीक है, और आइडिया के ही माध्यम से द आइडिया इज द बेसिक एलिमेंट ऑफ द यूनिवर्स एंड द मटेरियल वर्ल्ड इज ओनली शैडो ऑफ थॉट्स, देयरफॉर दिस द रियल वर्ल्ड इज रिफ्लेक्शन ऑफ आइडियाज। ये प्लेटो कहता है कि दुनिया विचारों की छाया मात्र है, तो प्लेटो विचारों को अधिक महत्व देता है। ये कहता है दुनिया विचारों की छाया मात्र है, तो विचारों को अधिक महत्व जो देता है वो कौन देता है? वो आपका प्लेटो देता है।
ये बात समझ में आ रही है? ये देखो प्लेटो है, कहता है आई मस्ट सीक अंडरस्टैंड ऑल सर्च फॉर द ट्रुथ, आई मस्ट बी केयरफुल व्हेन आई क्रॉस द रोड एंड इंश्योर आई रिटेन माय सेंस इंडिविजुअलिज्म, आई मस्ट सैटिस्फाइड माय बेसिक इंस्टिंक्ट फूड ड्रिंक प्रोटेक्शन शेल्टर स्लीप ईटीसी। तो ये विचारों पे ज्यादा ध्यान देने की बात करता है। तो प्लेटो की जो अध्ययन पद्धति है वो आपकी समझ में आ चुकी होगी। यहाँ से आपके एकदम प्रश्न बनेंगे कि प्लेटो की अध्ययन पद्धति क्या है। वो एनालिटिकल है, डिडक्टिव मेथड है, वो विचारों पर आधारित है, वो वर्च्यू को सब कुछ मानता है कि गुण ही ज्ञान है। और द रिपब्लिक में भी उसने या आपके द अकेडमी में भी उसने जो ज्ञान है उसको ज्यादा महत्व दिया नहीं है, गुण को ज्यादा महत्व दिया है कि आपके पास वर्च्यू होनी चाहिए, गुण होना चाहिए। अगर व्यक्ति गुणवान होगा तो अपने आप ज्ञानवान होगा। आपने गांव में सुना होगा कि पूत कपूत तो कादन संचय, पूत सपूत तो कादन संचय। व्यक्ति अगर गुणवान है तो खुद ही ज्ञानवान होता है। तो गुणवान व्यक्ति पर अत्यधिक ध्यान दिया इसने। काय व्यक्ति अगर गुणवान है तो अधिक से अधिक ज्ञानवान होगा, तो गुणवान व्यक्ति पर अत्यधिक ध्यान देने का प्रयास करता है प्लेटो। ठीक है, गुणवान की बात अत्यधिक करता है। सद्गुण का शाब्दिक अर्थ उत्कृष्ट है, फर्स्ट ग्रेड के लिए है। यहाँ यामिनी शर्मा जी बिल्कुल है, फर्स्ट ग्रेड के लिए 100% आपके ये काम आएगा। ये सभी के सभी काम आएगा। आप सभी विद्यार्थियों के लिए उपयोगी है, चाहे फर्स्ट ग्रेड हो चाहे आपका सेकंड ग्रेड हो, सभी के सभी परीक्षाओं के लिए आपका बेहतरीन तरीका से ये कैसा है, उपयोगी है। ठीक है, आप इसे अच्छे तरीके से पढ़ सकते हो, आपको बेहद इसमें मजा आने वाला है। ठीक है बेटा, आपको इसमें बेहद मजा आएगा। ठीक है, ग्रेट ना निखिल कुमार? हाँ बेटा, उसमें क्लास कल से चलेगी, आज नहीं चल पाई है तो कल उसमें क्लास अपने आप चल जाएगी। कल से उसमें क्लास चलेगी पॉलिटी की, विद्या वाले में 2-3 क्लास मेरी रह गई हैं, कल उसमें पढ़ाऊंगा मैं। कल शनिवार को उसमें मॉर्निंग में क्लास ले लूंगा मैं। कल आपकी 2-3 घंटे क्लास है निखिल कुमार। ठीक है, आज नहीं ले पाए उसमें। डन बेटा, तो चलिए ये प्लेटो के बारे में हो गई। देखो प्लेटो तो लोकतंत्र को मूर्खों का सिस्टम मानता है, तो उसमें तो कोई विचार है ही नहीं। आइए बात करते हैं प्लेटो की क्या विचार है राज्य की उत्पत्ति के संबंध में। एक एक टॉपिक को लिखो, प्लेटो का अध्ययन पद्धति, प्लेटो की राज्य की उत्पत्ति के संबंध में विचार। निखिल मैंने आपकी बात समझ ली, विद्या एजुकेशन में क्लास मेरी कल से चलेगी ऑफलाइन वाली। राज्य की उत्पत्ति, ओरिजिन ऑफ द स्टेट। आओ इस प्रश्न को एक बार देखने की कोशिश करते हैं। देखो, राज्य एक प्राकृतिक संस्था है। राज्य की उत्पत्ति के संबंध में प्लेटो के विचार। आप लोग हेडिंग डालें और लिखें राज्य की उत्पत्ति के संबंध में प्लेटो के विचार। राज्य की उत्पत्ति के संबंध में प्लेटो के विचार। राज्य की उत्पत्ति के संबंध में प्लेटो के विचार। देखो प्लेटो क्या कहता है, पहली बात तो आपको एक बात बताता हूं। प्लेटो द रिपब्लिक में आदर्श राज्य की व्याख्या की बात करता है। प्लेटो हमेशा आदर्श राज्य की बात करता है। तो प्लेटो का जो उत्पत्ति का सिद्धांत है वो आदर्श राज्य पर डिपेंडेंट है। प्लेटो कहता है कि राज्य एक प्राकृतिक संस्था है, ये विकास का परिणाम है, स्वाभाविक संस्था है, राज्य एक नैतिक संस्था है। ठीक है, प्लेटो कहता है राज्य एक प्राकृतिक संस्था है, राज्य एक नेचुरल बॉडी है, इंस्टीट्यूशन है, इट इज द रिजल्ट ऑफ डेवलपमेंट, इट इज द नेचुरल इंस्टीट्यूशन। ठीक है, देखो प्लेटो कहता है कि राज्य एक प्राकृतिक संस्था है, मतलब राज्य जो है ये प्रकृति की देन है, प्रकृति की देन है। ये कहते हैं प्राकृतिक संस्था है, प्रकृति ने इसको बनाया है और विकास का परिणाम है। भाई पहले राज्य बना, धीरे धीरे विकास होते गया, राजा बना, जनता बनी, पहले आदमी पैदा हुआ, पहले एक आदमी पैदा हुआ, फिर 2 आदमी पैदा हुए, फिर 3 आदमी पैदा हुए, फिर 4 आदमी पैदा हुए, फिर 5 आदमी पैदा हुए, 5 से 6 आदमी पैदा हुए, फिर आदमियों का समूह बना, समूह के बाद गांव बना, गांव के बाद एक प्रकार से कह सकते हो कि छोटे छोटे जो है गांव के समूह बने, इकट्ठे हुए और धीरे धीरे विकास के साथ साथ एक राज्य की उत्पत्ति हो गई। और एक स्वाभाविक संस्था है, इट्स अ नेचुरल इंस्टीट्यूशन, मतलब ये एक प्रकार से स्वाभाविक तौर पर बनकर तैयार हुआ है, एक रात में राज्य पैदा नहीं हुआ। प्लेटो इसलिए मानता है, प्लेटो कहता है कि प्रकृति के साथ इंसान बना तो राज्य की उत्पत्ति होती चली गई, ना ऐसे भगवान ने बना के विजाग एक साथ जो है राज्य आ जाएगा। ठीक है, ये सारी बातें हैं, बात समझ में आ रही नहीं आ रही है, क्लियर नहीं आई? तो राज्य को जो एक प्रकार से इसने बोला कि धीरे धीरे डेवलप हुआ है, प्रकृति ने जनसंख्या बनाई है और जनसंख्या के साथ साथ राज्य बनता शुरू हो गया। प्लेटो के अनुसार राज्य एक नैतिक संस्था है, इस बात को मान लेना। प्लेटो हमेशा राज्य को आइडियल और मोरल मानता है। तो कई बार एग्जाम में प्रश्न बनता है कि प्लेटो का राज्य कैसा है, तो प्लेटो का एक तो आइडियल स्टेट है, प्लेटो का राज्य नैतिक राज्य है। सुनेंगे, प्लेटो की शासन प्रणाली विवेकशील अधिनायकवाद है। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब समझना क्या है। प्लेटो के अनुसार राज्य एक नैतिक संस्था है। पहले आप इस बात को समझें, प्लेटो राज्य को एक नैतिक संस्था मानता है। नैतिक का मतलब होता है मोरल इंस्टीट्यूशन। प्लेटो राज्य को एक आइडियल का अर्थ होता है आदर्श राज्य। प्लेटो इसे मोरल इंस्टीट्यूशन मानता है और आदर्श संस्था मानता है। प्लेटो ये नहीं कहता कि राज्य आदमी को नुकसान पहुंचाने के लिए हुआ है। प्लेटो ये नहीं कहता कि राज्य व्यक्ति को दंड देने के लिए पैदा हुआ है। प्लेटो के राज्य में दंड का कोई स्थान नहीं है। प्लेटो का जो राज्य है, प्लेटो के राज्य में विधि का स्थान है, लेकिन प्लेटो के राज्य में दंड का कोई स्थान नहीं है। मतलब प्लेटो विधि को भी थोड़ा अलग तरीके से मानता है। तो प्लेटो के राज्य में विधि और दंड है ही नहीं। जैसे वर्तमान में आप राज्य देखते हो पुलिस दंडा चलाती है, तो प्लेटो के राज्य में पुलिस का दंडा है नहीं। प्लेटो के राज्य में पुलिस की मतलब ही नहीं है। जैसे गांधी जी राम राज्य की बात करते हैं, ऐसे ही प्लेटो आदर्श राज्य की बात करता है। प्लेटो के राज्य में न पुलिस का डंडा है, न मोदी का डंडा है, न अमित शाह का डंडा है। प्लेटो के राज्य में इस प्रकार का डंडा, मशीन, हथियार कि हम धमका देंगे, मार देंगे, ये सारी चीजें है नहीं। न प्लेटो के राज्य में ये है कि पुलिस आपके ऊपर लाठीचार्ज करेगी, ये सब प्लेटो के राज्य में नहीं है। तो प्लेटो का राज्य जो है वो विवेकशाली अधिनायकवाद की बात करता है। आप कहेंगे सर ये कैसे, तो सुनो, प्लेटो का आदर्श राज्य नैतिक राज्य है। प्लेटो कहता है कि मैं अपने नैतिक राज्य में नैतिक व दार्शनिक राजा स्थापित करूंगा, और दार्शनिक राजा होगा वो दार्शनिक राजा अपने विवेकशील अधिनायकवाद की बात करता है। कहता है मैं पढ़ा लिखा राजा लेकर आऊंगा, जो ना तो लोगों को डंडे से धमकाएगा, जो ना लोगों पे लाठीचार्ज कराएगा, जो ना लोगों पे पुलिस की जरूरत पड़ेगी, ना लोगों को विधि चाहिए। ये कहता है मैं ऐसा दार्शनिक राजा लेकर आऊंगा जो दार्शनिक राजा लोगों को क्या करेगा, वो उसकी जो फिलॉसफी है, उसका जो विवेक है, उसके विवेक से लोग क्या करेंगे, अपने आप ठीक रहेंगे। तो इसे कहते हैं विवेकशील अधिनायकवाद, इसे कहते हैं डिस्क्रिशनरी डिक्टेटरशिप। यानी कि मोदी है, अब मोदी कल को ये कहे कि जी हम ही विवेकशील हैं, सभी लोग मोदी की बात को ही मान लें, तो क्या जरूरत पड़ेगी पुलिस की? नहीं पड़ेगी ना। तो प्लेटो ऐसा ही चाहता है कि मोदी ऐसे विवेकशील होंगे, सभी मोदी की बात को मान लें और मोदी की बात को सभी स्वीकार कर लें। तो अगर प्रश्न आपसे पूछा जाता है कि राज्य की उत्पत्ति के संबंध में, राज्य को प्राकृतिक संस्था मानता है प्लेटो, कहता है कि विकास का परिणाम है। ये राज्य को नैतिक संस्था मानता है, राज्य को आदर्श राज्य मानता है और
और विवेकशील अधिनायकवाद की स्थापना की बात करता है। तो आप छोटे छोटे पॉइंट में लिखते जाओगे, सीधा यहां से आपके एग्जाम में प्रश्न बनेगा, सीधा का सीधा, ठीक है, सीधा का सीधा प्रश्न बनेगा। और जैसे आदर्श राज्य है, तो आदर्श राज्य की स्थापना करने की बात प्लेटो ने सबसे पहले अपनी किताब द रिपब्लिक में की थी। जो द रिपब्लिक है, इसमें प्लेटो आदर्श राज्य की स्थापना की बात करता है और इसी में वो आदर्श राज्य की व्याख्या भी करता है। और इसी में मेंशन है, देखो 4 तत्व होते हैं राज्य। जब भी आप बनाओगे तो राज्य के 4 तत्व होंगे। पहला तत्व क्या होगा कि जनसंख्या होनी चाहिए, सेकंड तत्व क्या होगा कि भूभाग होना चाहिए, तीसरा क्या होगा एक सरकार होनी चाहिए, और चौथा क्या होगा कि राज्य संप्रभु होना चाहिए। ये 4 चीजें जब होंगी तो आप उसे राज्य कहेंगे। एक तो जनसंख्या होगी, एक भूभाग होगा, एक सरकार होगी और चौथी है संप्रभुता। 4 एलिमेंट होने पे आप उसे राज्य कहते हैं। तो प्लेटो ये कहता है, प्लेटो की जो आदर्श राज्य की व्याख्या है वो द रिपब्लिक में करी गई है। और द रिपब्लिक में आदर्श राज्य की व्याख्या में जो जनसंख्या बताई गई है वो बताई गई 5040 की जनसंख्या। तो यहां से भी आपके एग्जाम में प्रश्न कभी बनता है। चलिए मैं आपको बता देता हूं। देखो, जब भी कोई राज्य की स्थापना करोगे तो राज्य के 4 एलिमेंट होते हैं। इन 4 एलिमेंट होने पे आप किसी चीज को राज्य कहेंगे। यहां से भी आपके एग्जाम में प्रश्न बनता है। अब 4 एलिमेंट कौन से? नंबर 1 है आपकी जनसंख्या। भाई जनसंख्या नहीं होगी तो आप कैसे राज्य की अंदाजा लगाओगे बिन जनसंख्या के। नंबर 2 होता है आपका निश्चित भूभाग। क्या निश्चित भूभाग नहीं होगा तो आप कैसे बताओगे कि भाई ये राज्य है। और तीसरा होता है आपकी संप्रभुता। और चौथा होता है आपकी सरकार। क्या होता है सरकार, ठीक है। 4 एलिमेंट, ठीक है। जनसंख्या, निश्चित भूभाग, संप्रभुता, सरकार, ये 4 एलिमेंट होने चाहिए तब आप किसी चीज को राज्य कहेंगे। तो जनसंख्या को बताता है वो 5040, ये इसने रिपब्लिक में डिफाइन किया है। तो आदर्श राज्य की संकल्पना में वो जनसंख्या को बताता है और सरकार में राजा की बात करता है। तो आइए डिस्कस कर लेते हैं कि क्या क्या चीजें हैं। देखो ये आदर्श राज्य है, तो किताब है द रिपब्लिक, ये द रिपब्लिक बुक है। इसमें इसने आदर्श राज्य की व्याख्या की है। इसने साफ तौर पर बताया कि आदर्श राज्य क्या होगा। तो क्या क्या करता है, तो रिपब्लिक के प्रधान पात्र देखो 3 है। आदर्श राज्य की बात करता है और आदर्श राज्य में ये कहता है कि प्लेटो जो है बेसिकली, प्लेटो तो बात मानता है। प्लेटो कहता है कि व्यक्ति राज्य का बृहद रूप है। तो प्लेटो राज्य और व्यक्ति में अंतर नहीं करता। तो पॉलीमार्कस, एंडीमेंटस और ग्लूकोन, ये जो आप देख रहे हो तीनों के तीनों इसके कैरेक्टर हैं। पॉलीमार्कस, एंडीमेंटस एंड ग्लूकोन, ये तीनों के तीनों इसके क्या हैं, इसके कैरेक्टर हैं प्लेटो के, जिसमें प्लेटो ने आदर्श राज्य की स्थापना करी है। देखो प्लेटो का जो आदर्श राज्य ना, एक सिंपल बात समझना, इसको समझाने से पहले मैं छोटी बात आपको समझा रहा हूं। जैसे इंडिया है, अब इंडिया कैसा राज्य है, आप कहेंगे इंडिया आदर्श है कि नहीं। भाई वर्तमान में कौन सा राज्य अच्छा है आप कैसे बताओगे, होगा सर पाकिस्तान। भाई को पाकिस्तान वाले भी कहते हैं हम तो बहुत अच्छे। तो प्लेटो कहता था कि किसी भी राज्य का अंदाज वहां की जनसंख्या से लगता है, जनसंख्या। और जनसंख्या का मतलब था प्लेटो का समाज से। तो प्लेटो कहता था कि राज्य समाज का बृहद रूप है। बृहद रूप, जैसा कहीं का समाज होगा वैसा ही राज्य होगा। प्लेटो का मानना है कि राज्य समाज का बृहद रूप है। तो कभी कभी एग्जाम में पूछ लेता है कि किसने बोला है कि राज्य जो है समाज का बृहद रूप है। प्लेटो ये कहता है कि राज्य समाज का बृहद रूप है, बड़ा रूप है, ठीक है। और प्लेटो कभी भी राज्य को समाज से अलग नहीं मानता। बहुत सारे विचारक मानते हैं राज्य लगे समाज लगे। प्लेटो कहता है कि जैसा समाज है, जैसा पाकिस्तान का समाज है नीच निकम्मा, वैसा ही पाकिस्तान देश है, प्लेटो कहता है, और वैसा ही वहां का राजा होगा। प्लेटो कहता है कि अगर इंडिया में समाज खराब है तो देश भी समाज से खराब ही होगा। प्लेटो ये नहीं कहता कि समाज में डंडा दे के आप समाज को सुधार दोगे देश सुधर जाएगा। प्लेटो कहता है कि जैसा समाज है वैसा ही राज्य होगा। तो प्लेटो ने समाज और राज्य में किसी प्रकार का अंतर पैदा नहीं करता है। वो तीनों वर्गों को, समूह को समान एक प्रकार से मानता है। और प्लेटो कहता है कि राज्य के इक्वल ही क्या है, आपकी समाज है। तो राज्य और समाज में कोई अंतर नहीं करता। वो समाज का बृहद रूप ही राज्य को मानता है। तो उत्तर में डिफरेंशिएशन की बात ही नहीं रह जाती है। बेटा यहां तक आपकी समझ में चीजें आ रही हैं या नहीं आ रही हैं, मुझे पहले बताएंगे। यहां तक आपकी समझ में चीजें आ रही हैं या नहीं आ रही हैं, सभी के सभी बेटा कमेंट करके बताएंगे यहां तक आपकी समझ में चीजें आ रही हैं या नहीं आ रही हैं। मैं मान सकता हूं थोड़ा सा टॉपिक टिपिकल है, लेकिन यहां तक की चीजें आपकी समझ में आ रही हैं या नहीं आ रही हैं। अब आपकी क्लासेस डेली डेली चला करेंगी, ठीक है, इसी चैनल पर चला करेंगी। आपकी समझ में चीजें आ रही हैं या नहीं आ रही हैं, बेटा कमेंट करके सभी से मुझे बताएंगे। आर यू एबल टू गेट दिस पॉइंट और नॉट, क्या आपकी समझ में बातें आ रही हैं या नहीं आ रही हैं। यस सर। और विद्यार्थी जो हमारे पेड वाले हैं, आपकी समझ में बातें आ रही हैं नहीं आ रही हैं, एकदम पॉइंट क्लियर हो रहा है। एमसीक्यू इसी के ऊपर बनेंगे। देखो रिपब्लिक के जो 3 पात्र हैं जिनमें आदर्श राज्य की बात करी है, इनके बारे में आप आगे भी जानोगे। एक तो है पॉलीमार्कस, एक है एंडीमेंटस, एक है ग्लूकोन। ये 3 पात्र हैं। तो कभी कभी एग्जाम में प्रश्न बनता है कि 3 पात्र कौन से हैं। तो एक तो है पॉलीमार्कस, एक है एंडीमेंटस, एक है ग्लूकोन। ये 3 पात्र हैं। यहां से भी आपके एग्जाम में अच्छे प्रश्न आ सकते हैं, ठीक है। ये विवेक, साहस और चुनाव की बात करते हैं। कहता है कि जिसके अंदर विवेक होगा वो दार्शनिक बनेगा, जिसके अंदर साहस होगा वो शौर्य का काम करेगा, और जिसके अंदर चुनाव होगी वो उत्पादन का कार्य करेगा। तो पॉलीमार्कस, एंडीमेंटस और ग्लूकोन, ये 3 इसके आदर्श राज्य के पात्र हैं। यस सर, समझ में आ रही है डॉक्टर संजीव राजपूत जी, बहुत बढ़िया। राजू सर, यस सर, यस सर, ठीक है। अनुराग बेटा बाकी सभी विद्यार्थी क्लास में हैं हमारे, बाकी सभी विद्यार्थी क्लास में हैं बेटा हमारे। ऑल ज्वाइंट क्लास, ऑल ज्वाइंट सभी क्लास में हैं, बहुत बढ़िया, बहुत बहुत बढ़िया, एकदम क्लियर हो गया। यहां तक यहां से प्रश्न बनेगा, इनके नाम पूछेगा। अब आता है ओरिजिन ऑफ स्टेट। ओरिजिन ऑफ स्टेट राज्य की उत्पत्ति के संबंध में तो मैं आपको पढ़ा चुका, उसी बात को मैंने रिपीट कर दिया। देखो प्लेटो का एक प्रसिद्ध कथन है, ये मैं आपको पढ़ा चुका कि राज्य व्यक्ति का बृहद रूप है, जैसा समाज होगा वैसा ही व्यक्ति होगा। ये प्लेटो इस बात को कहता है, ये आपने जान ली। अब आती है थ्योरी ऑफ फॉर्म्स, विश्व के 2 प्रकार। प्लेटो के अनुसार दुनिया के कितने प्रकार हैं, तो प्लेटो के अनुसार विश्व के 2 प्रकार हैं। ये प्रश्न एग्जाम में कई बार पूछा जाता है, थ्योरी ऑफ फॉर्म्स, विश्व के प्रकार। तो प्लेटो के अनुसार आप देखेंगे तो विश्व के 2 प्रकार हैं। प्लेटो विश्व को 2 प्रकार का मानता है। जो प्लेटो है ये विश्व को 2 प्रकार का विश्व मानता है, कहता है कि विश्व के 2 प्रकार हैं। प्लेटो के अनुसार विश्व के कितने प्रकार हैं, तो प्लेटो के अनुसार विश्व के 2 प्रकार हैं। एक आता है विचारों की दुनिया, द वर्ल्ड ऑफ आइडियाज, एक आता है भौतिक व वास्तविक दुनिया, द फिजिकल एंड रियल वर्ल्ड। तो 2 प्रकार की विचारों की दुनिया की बात, 2 प्रकार की दुनिया की बात करता है। अगर आपसे प्रश्न पूछे एग्जामिनर में कि प्लेटो के अनुसार कितने प्रकार के विश्व हैं, तो प्लेटो के अनुसार विश्व के 2 प्रकार हैं, ठीक है। एक तो आती है विचारों की दुनिया, द वर्ल्ड ऑफ आइडियाज, एक आता है फिजिकल एंड रियल वर्ल्ड। आप इसको देखोगे तो ये जो दिमाग वाली बात करता है कि विचारों की दुनिया है, एक आता है फिजिकल एंड रियल वर्ल्ड। तो प्लेटो 2 प्रकार के विचारों की बात करता है, वर्ल्ड ऑफ आइडियाज एंड फिजिकल एंड रियल वर्ल्ड। 2 प्रकार की थ्योरी है, विश्व को 2 प्रकार से प्लेटो मानता है, ठीक है।
दो प्रकार से इसको प्लेटो मारता है। पॉइंट क्लियर है मेरे प्यारे बच्चे? फिजिकल रियल वर्ल्ड और भौतिक वर्ल्ड। देखो आइडियाज का वर्ल्ड कौन सा होता है? विचारों का प्रदान होता है, जहां विचार प्रमुख है, विचार। और भौतिक और वास्तविक दुनिया होती है जहां पर आप कह सकते हैं कि एक प्रकार से आप ये मान के चलिए कि जहां पर भौतिक का आवाज जरूरी है। जैसे कि आपने देखा गाड़ी आप चला रहे हो तो भौतिक दुनिया है, घर आप बना रहे हो भौतिक दुनिया है, कार में आप चल रहे हो भौतिक दुनिया है, अच्छे विचार विचार की दुनिया है, अच्छी गाड़ी, अच्छा बंगला, अच्छी चीजें, ये सब क्या है? ये सब भौतिक वो वास्तविक दुनिया है जिसे आप रियल वर्ल्ड कहते हो। तो प्लेटो ने दो प्रकार की दुनिया की बात की है। अरे हाँ या ना? बताओ मेरे प्यारे भाई, अरे हाँ या ना? बताओ भौतिक दुनिया और वास्तविक दुनिया। यहां से प्रश्न आपके एग्जाम में बन जाएगा। चलिए, तत्कालीन जो यूनान था, तत्कालीन यूनान में युग में सत्य के संबंध में दो प्रकार के विचार प्रचलित थे। तो एक तो आपने विचार पढ़ लिया, दो प्रकार की दुनिया के बारे में बात करता है। अब आते हैं कि ज्ञान और न्याय की बात करेंगे, वो तो अलग ही पॉइंट हो गया। कभी कभी प्लेटो के सत्य पे विचार पूछे जाते हैं कि प्लेटो सत्य के बारे में क्या कहता है। प्लेटो के सत्य पे विचार कि प्लेटो सत्य के बारे में क्या कहता है। तो यहां से सीधा प्रश्न बनता है कि प्लेटो के सत्य के बारे में क्या विचार है। देखो, एक तो है हेरोक्लिटस। तो तत्कालीन जो यूनान था, उस समय का यूनान था, उसमें एक तो हेरोक्लिटस के अनुसार यह विश्व निरंतर परिवर्तनशील है। एक है पैरामेंडस के अनुसार सत्य सदैव स्थायी और अपरिवर्तनशील होता है। देखो, दो प्रकार के विचार थे उस समय यूनानी वर्ल्ड था, इसमें दो प्रकार के विचार थे। एक तो था हेराक्लिटस, ये विश्व निरंतर परिवर्तनशील है। ये कहता था कि दुनिया जो है ना निरंतर परिवर्तनशील है, दुनिया में परिवर्तन हमेशा होते रहते हैं। ये बोलता था हेराक्लिटस। ये सत्य के बारे में बोलता था कि दुनिया में हमेशा परिवर्तन होते रहते हैं। और एक विचार था पैरामेंडिस का, इसके अनुसार सत्य सदैव स्थायी और अपरिवर्तनशील होता है। ट्रुथ इज ऑलवेज परमानेंट एंड अनचेंज्ड। ठीक है, अनचेंज्ड। बात समझना कैसे? हेराक्लिटस के अनुसार विश्व निरंतर परिवर्तनशील है, विश्व हमेशा बदलता रहता है, बदलता रहता है, बदलता रहता है, विश्व हमेशा चेंज होता रहता है, विश्व हमेशा बदलता रहता है। तो कुछ भी सत्य नहीं है, कुछ भी परमानेंट नहीं है। हेराक्लिटस मानता था कुछ भी परमानेंट नहीं है दुनिया में, दुनिया हमेशा बदलती रहती है। आज जो सत्य है वो कल असत्य हो जाएगा, और जो कल सत्य होगा वो परसों सत्य हो जाएगा। पैरामेंडिस के अनुसार सत्य सदैव स्थायी और अपरिवर्तनशील होता है। और पैरामेंडिस मानते हैं कि जो सत्य है ये हमेशा स्थायी होता है, सत्य हमेशा सत्य रहता है। जैसे मृत्यु है तो मृत्यु हमेशा सत्य है, और ये सत्य है कि आदमी जिसने जन्म लिया है उसकी मृत्यु अवश्य होगी। तो पैरामेंडिस कहते हैं कि मृत्यु एक सत्य है, उसको होना ही होना है, वो 100% होती है। और हेराक्लिटस कहते हैं कि नहीं, ऐसा नहीं है। इनके अनुसार जो है, हेराक्लिटस के अनुसार दुनिया जो है वो कुछ भी सत्य परिवर्तनशील है, हमेशा होता ही रहता है। अब प्लेटो के जो सत्य के ऊपर विचार है वो दोनों को सामंजस्य स्थापित करने की बात करता है। प्लेटो ने दोनों को मिक्स कर दिया है, उसने हेराक्लिटस को और पैरामेंडिस के दोनों के विचारों को प्लस कर दिया है। प्लेटो के जो सत्य के संबंध में विचार है तो प्लेटो दोनों को एक प्रकार से सामंजस्य स्थापित करने की कोशिश करता है। और देखो प्लेटो क्या कहता है, सामंजस्य। प्लेटो कहता है कि सत्य स्थायी है। प्लेटो कहता है कि सत्य कैसा है? सत्य स्थायी है। प्लेटो के अनुसार सत्य कैसा है? सत्य 100% स्थायी है, परंतु उसकी परछाई हमेशा परिवर्तित होती रहती है। उसकी जो परछाई है ना वो बदलती रहती है। प्लेटो कहता है कि सत्य तो हमेशा स्थायी है, भाई सत्य तो कभी नहीं बनता। अगर मृत्यु एक सत्य है, अगर किसी आदमी ने कहा कि आप खराब खाना खाओगे तो लीवर फेल हो जाएगा, आपकी किडनी फेल हो जाएगी, तो आपकी किडनी फेल हो जाएगी, लीवर फेल हो जाएगा, एक सत्य है। तो प्लेटो कहता है कि सत्य स्थायी होता है, सत्य कभी भी नहीं बदलता, सत्य 100% स्थायी होता है। ये प्लेटो कहता है कि सत्य हमेशा स्थायी रहता है, सत्य कभी नहीं बदलता, परंतु इसकी परछाई सदैव परिवर्तित होती रहती है। अब परछाई क्या होगी? भाई आपने कहा कि लीवर खराब हो जाएगा खाना खाने से, ये सत्य है। अब आप कहते हो कि गुरुजी ये वाला खाना खाने से लीवर खराब नहीं होगा, थोड़ी मिर्च खाने से लीवर खराब नहीं होगा, आप एक काम करो मिर्च को किसी और फॉर्मेट में ले लो तो लीवर खराब नहीं होगा। तो सत्य की परछाई है, सत्य नहीं है, परछाई है। तो प्लेटो कहता है कि सत्य की परछाई हमेशा बदलती रहती है, सत्य कभी नहीं बदलता, उसकी परछाई बदलती रहती है। तो इसने दोनों के विचारों में सामंजस्य स्थापित करने की बात करती है। दोनों के दोनों विचारों को इसने एक जगह पर रोक दिया और दोनों में इसने सामंजस्य स्थापित करने की बात करती। अरे हाँ या ना मेरे भाई? बताओ आप सभी के सभी, अरे हाँ या ना? ओ मेरे भाई सभी के सभी कमेंट करके बताएंगे अरे हाँ या ना। ठीक है, क्लियर? बोलो मेरे भाइयों, अरे हाँ या ना? बताओ भाई। भाई सभी चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, सभी भाई चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, सभी के सभी एकदम क्लियर और नॉट क्लियर? अरे हाँ या ना? क्लियर ना? तो ये हो गया सत्य पे प्लेटो के विचार। सत्य जो है प्लेटो कहता है कि सत्य की परछाई बदलती रहती है और सत्य स्थायी है। ठीक है, सामंजस्य स्थापित किया गया, सत्य स्थायी होता है परंतु उसकी परछाई सदैव परिवर्तित होती रहती है। प्लेटो का चिंतन मूल उद्देश्य आदर्श राज्य का निर्माण था, न कि तत्कालीन एथेंस और स्पार्टा जैसे राज्यों का अध्ययन करना। ठीक है, तो प्लेटो का जो मूल उद्देश्य था वो आदर्श राज्य की स्थापना करना था। प्लेटो कोई जो है एथेंस और स्पार्टा का अध्ययन नहीं कर रहा था। प्लेटो के अनुसार विचार तत्व होते हैं और विचार सभी चीजों के सार होते हैं, तो वस्तुएं विचारों का प्रतिबिंब होती है। ऑब्जेक्ट्स आर रिफ्लेक्शन ऑफ थॉट्स। तो मैंने आपसे पहले कहा कि प्लेटो विचारों पे व्यक्ति देता है। प्लेटो को है वो वर्च्यू विचार का अधिक महत्व देता है। प्लेटो जो है वो ज्ञान को राय से अलग करता है। प्लेटो कहता है वो अब ज्ञान लग जाए, राय लग जाए। प्लेटो कहता है विचार होनी चाहिए। प्लेटो का मेन कॉन्सेप्ट जो है वो आइडिया पर है। प्लेटो कहता है कि विचार जो है ये प्रमुख है। प्लेटो विचार को प्रमुख मानता है और कहता है प्लेटो के अनुसार विचार तत्व होते हैं और विचार सभी चीजों के सार होते हैं। वस्तुएं विचारों का प्रतिबिंब होती है, वस्तुएं विचारों के माध्यम से बनती है। अगर आपके मन में विचार नहीं आया कि टीवी होना चाहिए तो कैसे होगी? मेरे किसी के मन में विचार आया होगा कि डिजिटल बोर्ड होना चाहिए तो विचार आया बना, किसी के मन में विचार आया कि टैब पेन होना चाहिए तो विचार आया तो बना, किसी के मन में विचार आया कि इस पर पीपीटी बननी चाहिए तो बनी। तो प्लेटो कहता है कि दुनिया जो है ना इन विचारों का ही रिफ्लेक्शन है। ऑब्जेक्ट्स आर रिफ्लेक्शंस ऑफ थॉट्स। ठीक है बेटा, ऑब्जेक्ट्स आर रिफ्लेक्शन ऑफ थॉट्स। अरे हाँ या ना? ऑब्जेक्ट्स आर रिफ्लेक्शन ऑफ थॉट्स। ठीक है मेरे भाई, क्लियर हो गया? ये पॉइंट नहीं हुआ? अरे हाँ या ना? यहाँ तक कोई डाउट किसी को? कोई डाउट है तो आप मुझे बता दीजिए। अब आता है नॉलेज और राय में क्या अंतर है। देखो ये एक अलग कॉन्सेप्ट है। पहले आपने यहाँ तक समझ लिया कि विचार तत्व होते हैं और विचार सभी चीजों के सार होते हैं, वस्तु विचारों का प्रतिबिंब होती है। यहाँ तक क्या आप कॉन्सेप्ट को समझ चुके हो कि नहीं समझ चुके? इसमें कोई डाउट नहीं है। प्लेटो विचारों पे बहुत ध्यान देता है। ज्ञान और राय में अंतर। अब प्लेटो ज्ञान और राय में अंतर की बात करता है कि ज्ञान क्या है और राय क्या है।
ठीक है, प्लेटो ज्ञान और राय में अंतर करता है। देखो क्यों? प्लेटो कहता है कि राय अस्थायी है परंतु ज्ञान स्थायी और निर्विकार होता है। देखो आपको किसी चीज का ज्ञान है तो प्लेटो कहता है ज्ञान तो स्थायी है, ज्ञान कभी बदलता नहीं है, लेकिन आपकी राय बदल जाती है। फॉर एग्जांपल आपके पास अगर पॉलिटी का ज्ञान है तो पॉलिटी का ज्ञान है तो वो बदलेगा नहीं, जो ज्ञान है वो है। लेकिन अगर आपकी राय है कि महात्मा गांधी जी अच्छे थे या खराब थे, तो अगर आपको अधिक ज्ञान प्राप्त होगा तो महात्मा गांधी के ऊपर आपकी राय बदल जाएगी कि वो अच्छे थे कि खराब थे। ठीक है, तो राय परिवर्तित होती है और ज्ञान स्थायी होता है। सद्गुण के ऊपर ही कहता है कि सद्गुण 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 जो होता है कि भी दो रूप है, राय पर आधारित सद्गुण और ज्ञान पर आधारित सद्गुण। प्लेटो ने स्वीकार किया है कि सद्गुण ज्ञान की सीढ़ी है। इस बात को समझना। देखो पहले आपने चिंता की वर्च्यू इज नॉलेज। प्लेटो कहता है कि सद्गुण ही ज्ञान है और प्लेटो कहता है कि सद्गुण भी दो प्रकार का होता है, एक तो राय पर आधारित सद्गुण और एक होता है ज्ञान पर आधारित सद्गुण। प्लेटो कहता है कि भैया जो ज्ञान पर आधारित सद्गुण होता है वही अच्छा होता है। तो आप ऑब्जेक्टिव में सीधा प्रश्न पाओगे, जो ज्ञान पर आधारित सद्गुण है वही अच्छा होता है, उसी सद्गुण को अच्छा माना जाता है जो सद्गुण ज्ञान पर आधारित होता है। बाकी सारे सद्गुण कैसे होते हैं? ये खराब है। ठीक है, तो ज्ञान पर आधारित सद्गुण को हमेशा अच्छा मानता है। क्लियर क्लियर। राय पर आधारित सद्गुण और ज्ञान पर आधारित सद्गुण। प्लेटो ने यह स्वीकार किया है कि सद्गुण ज्ञान की सीढ़ी है। ठीक है, वो कहता है सद्गुण होना चाहिए, सद्गुण होना चाहिए, परंतु वो कहता है कि अगर राय पर आधारित सद्गुण है तो बदल जाएगा, परंतु ज्ञान पर आधारित सद्गुण है तो कभी नहीं बदलेगा। इसलिए वो सद्गुण पे ज्यादा जोर देता है। कहता सद्गुण तो होने चाहिए, राय पर आधारित है वो भी ठीक है, ज्ञान पर आधारित है वो भी ठीक है। तो प्लेटो राय को परमानेंट नहीं मानता, कहता है ओपिनियन कैन बी चेंज्ड बट द नॉलेज इज ऑलवेज फिक्स्ड। और वर्च्यू उसको गुण जो है उसको हमेशा ध्यान देता है। ठीक है, यहां तक की बात आप समझ में आ गई? प्रार्थना मेलोडिया शेयर करो सभी। यहां तक की बात समझ में आ गई बेटा? एकदम पॉइंट क्लियर हो गया? ये पॉलिटिकल विचार है, राजनीतिक विचार है। आप इसको ऐसे पढ़ने से पेड़ में बैठ रहे हैं, आप किसी प्रकार से इसको ऐसे ना पढ़े जैसे कि आप इसको बाद में पढ़ रहे हैं, आप इसको पेड़ में। ओपिनियन इज मीडियम बिटवीन नॉलेज एंड इग्नोरेंस। ठीक है, तो ओपिनियन तो बीच की चीज है, अज्ञानी आदमी है और ज्ञानी आदमी है। तो ओपिनियन इज द मीडियम बिटवीन द नॉलेज एंड इग्नोरेंस। आपको ज्ञान है और आपको विचार है, तो ओपिनियन जो होती है वो अज्ञान और ज्ञान के बीच का एक वो है, अज्ञान और ज्ञान के बीच का। किसी आदमी के पास विचार है, अगर महात्मा गांधी खराब है, अगर आपको ज्ञान होगा तो अच्छा हो सकता है और अधिक ज्ञान होगा तो और खराब हो सकता है। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। अब प्लेटो कहता है कि जो संरक्षक वर्ग है, चलिए तो अलग टॉपिक हो गया, जो संरक्षक वर्ग है, जो राजा बनेगा उसको वर्च्यू होनी चाहिए, उसके पास सद्गुण होना चाहिए और सद्गुण होना चाहिए तो सद्गुण जो है उसी से उसके अंदर ज्ञान आएगा और ज्ञान आएगा तो वो पूरी के ऊपर राज कर पाएगा। तो चरित्र में सद्गुण जो है ये बहुत जरूरी है, अगर सद्गुण होगा तो व्यक्ति राज कर पाएगा। इसीलिए प्लेटो का राजा सद्गुणी राजा है, सद्गुणी। प्लेटो का राजा वर्च्यूफुल राजा है, सद्गुणी। प्लेटो का राज्य आदर्श राज्य है और आदर्श का मतलब है ऐसा जिसके अंदर वर्च्यू हो, वो आदर्श राज्य की स्थापना की बात करता है। अरे हाँ या ना? ठीक है, राज्य गुड इवनिंग बेटा। ठीक है, यहाँ तक की बात आप सभी की समझ में आ गई। ये बताओ इस चैनल का आपके पास नोटिफिकेशन गया था क्या? इस चैनल का आप सभी के पास नोटिफिकेशन गया था क्या? इस चैनल का आप सभी के पास, हाँ इस प्रकार चाकू से काटना लेकिन अच्छे से काटना, बिल्कुल बिल्कुल। इस चैनल का नोटिफिकेशन आप सभी के पास गया था। तो आज हमने क्या क्या चीजें पढ़ी, क्या क्या चीजें पढ़ी? तो ये हो गया आदर्श राज्य की स्थापना की बात करता हूं। आगे बढ़ेंगे समाज का वर्गीकरण। प्लेटो समाज को तीन प्रकार से बांटता है, गार्जियन, सोल्जर और वर्कर्स। प्लेटो की समाज के तीन आयाम है। प्लेटो कहता है कि एक तो समाज में गार्जियंस है जो सबका ख्याल रखने के लिए पैदा हुए, इसे आप कहते हैं गार्जियंस। जैसे राजा ये गार्जियन है। एक होते हैं सोल्जर जो सबको बचाने के लिए पैदा हुए, एक होते हैं वर्कर जो सिर्फ काम करने के लिए पैदा हुए। प्लेटो तीन प्रकार के बताता है। ये देखो गार्जियन है, राजा, ये कौन है? सोल्जर है। और ये कौन है? देखो एथेंस लिखा है, ये कौन है? ये वर्कर है। तो प्लेटो ने व्यक्ति को तीन प्रकार से बांटा है। द क्लास सिस्टम ऑफ प्लेटो रिपब्लिक। प्लेटो ने रिपब्लिक में समाज के तीन वर्ग बता दिए। इन तीन वर्गों के बारे में चर्चा करेंगे कि प्लेटो ने समाज को कितने वर्गों में बांटा है। प्लेटो ने समाज को तीन वर्गों में बांटा है। अब तुम एक कॉन्सेप्ट समझ गए होंगे। प्लेटो कहता है कि जो गार्जियन वर्ग है ना, जो संरक्षक वर्ग है, यही संरक्षक वर्ग के पास अत्यधिक क्या होना चाहिए? वर्च्यू होना चाहिए, सद्गुण होना चाहिए। और कौन सा सद्गुण? ज्ञान पर आधारित होना चाहिए। तो प्लेटो का राज्य सद्गुणी राज्य है, प्लेटो का राजा सद्गुणी राजा है, प्लेटो का राज्य आदर्श राज्य है, प्लेटो का राज्य ज्ञान आधारित राज्य है। यहाँ तक आपने समझा? प्लेटो ने जो है दुनिया में जो विचार कर रहे थे कि सत्य कैसा है, तो सत्य परिवर्तनशील है कि अपरिवर्तनशील है। प्लेटो सत्य को स्थायी मानता है, परंतु प्लेटो सत्य की छाया को परिवर्तनशील मानता है। ठीक है, सब विचारों में प्लेटो ने विश्व के दो प्रकार बताए, एक विचारों की दुनिया और एक भौतिक दुनिया। ठीक है, क्लियर ना? प्लेटो कहता है कि जैसा समाज होगा वैसा ही राज्य होगा। तो प्लेटो समाज और राज्य को कैसा मानता है? प्लेटो समाज और राज्य को एक जैसा मानता है, दोनों में कोई अंतर नहीं करता। कहता है कि समाज का ही वृहद रूप राज्य है और व्यक्ति का वृहद रूप समाज है। तो बूंद बूंद से बनता है सब कुछ। इसलिए प्लेटो कहता है कि राज्य में व्यक्ति सद्गुणी होना चाहिए तो समाज सद्गुणी होगा और राज्य सद्गुणी होगा। ठीक है, तो दोनों को एक ही बात है। आदर्श राज्य की स्थापना प्लेटो ने तीन कैरेक्टर दिए। रिपब्लिक किताब में उसने आदर्श राज्य की स्थापना की है। मैंने आपको पॉलीमार्कस, एडिमेंटस और ग्लोबोर्ड तीन आपको विभाजन बताए। राज्य की उत्पत्ति के संबंध में प्लेटो के विचार क्या थे हमने डिस्कशन किया कि प्लेटो कहता है कि राज्य प्रकृति की देन है और एक विकास का परिणाम है। एक दिन में बनकर राज्य पैदा नहीं हुआ। और प्लेटो शासन प्रणाली की विवेकशील अधिनायक बात पर विश्वास करता है। कहता है कि एक विवेकशील व्यक्ति को राजा बनाओ और उसी के अंडर राज्य चलेगा। प्लेटो विधि को नहीं मानता है, कानून को नहीं मानता है। प्लेटो कहता है दंड को नहीं मानता है। प्लेटो कहता है ऐसा राजा बनाओ जो पूरी दुनिया को अपनी पहुंच से ही कंट्रोल कर ले, ना तो डंडा चलाए ना कोई कानून बनाए। ऐसे राज्य की स्थापना की प्लेटो बात करता है। प्लेटो का अध्ययन पद्धति विश्लेषणात्मक है, ऐतिहासिक है। प्लेटो ने अकेडमी खोली, एथेंस में खोली। प्लेटो की अकेडमी में लिखा था कि गणित का ज्ञान जरूरी है और प्लेटो सद्गुण को ही ज्ञान मानता है। ये मैं आपको बता चुका क्लियर कॉन्सेप्ट के साथ। प्लेटो की शासन प्रणालियों का अध्ययन किया। प्लेटो आदर्श राज्य की स्थापना की बात करता है। प्लेटो लोकतंत्र को खराब मानता है। प्लेटो ने स्टेटमेंट में सर्वोत्तम समाज राज्य का उल्लेख किया। ठीक है, स्टेटमेंट इसकी किताब है और ये प्लेटो के बारे में हमने पढ़ा था कि प्लेटो का जन्म कहाँ हुआ। प्लेटो की महत्वपूर्ण रचना रिपब्लिक, द स्टेटमेंट, द लॉज, फादर ऑफ पॉलिटिकल साइंस, पॉलिटिकल फिलॉसफी है प्लेटो। पॉलिटिकल फिलॉसफी प्लेटो को अफलातून कहते हैं। अफलातून प्लेटो को आप लोग अरिस्टोटेलिस के नाम से जानते हैं। प्लेटो की उपाधि उसके गुरु सुकरात
सुकरात के द्वारा दी गई थी। तो प्लेटो नाम किसने दिया था? सुकरात ने प्लेटो नाम दिया था। ठीक है, प्लेटो का वास्तविक नाम क्या था? प्लेटो का वास्तविक नाम था अरिस्टोक्लीज। क्या नाम था? अरिस्टोक्लीज। और प्लेटो ने जो है और जानते थे फादर ऑफ पॉलिटिकल फिलॉसफी, यानी कि राजनीतिक शास्त्र के दर्शन का पिता प्लेटो को कहा जाता है। बस हमने इतनी चीजों का डिस्कशन किया और हमने आज यही सारी चीजें डिस्कस की। आप में से कोई पेड वेजिटेरियन इंटरेस्टेड है तो 87000789 वेलकम इन माय क्लास। हमने प्लेटो के बारे में कुछ जानकारियां ली थी, कल हम बात कर रहे थे प्लेटो के बारे में। और कल प्लेटो ने जो है वर्गीकरण जो किया है वो 4 पार्ट में वर्गीकरण किया है। प्लेटो ने व्यक्ति के जो समाज का वर्गीकरण 4 पार्ट में किया। कल मैं आपको यहाँ से बात बताने वाला था, कल हम यहाँ से डिस्कशन करने चीजों का लग रहे थे। आप सभी को नमस्कार, जो जो बच्चे आ चुके हैं तेज सादाबाद राधे राधे सर, बहुत राधे राधे सर, राधे राधे राजकुमार सोनिया चैनल कौन से क्लास चल रही है, बहुत बहुत बढ़िया। ठीक है, स्वागत है भाई सभी का मेरी क्लास में। आप सभी बच्चे क्लास में आ चुके हैं जो हमारी अपडेट बैच में एडमिशन लिए। कहाँ गया बैच में लिंक? ओके ठीक है, बहुत बहुत बढ़िया, सभी का स्वागत है क्लास में। ठीक है, क्लियर? आप सभी जुड़ जाइए क्लास में एक बार, आप सभी जुड़ जाइए क्लास में एक बार। ठीक है, बहुत बहुत बढ़िया, राधे 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 टू ऑल। तो आज हम प्लेटो का पार्ट 2 पढ़ेंगे। प्लेटो का पार्ट 2 बड़ा इंटरेस्टिंग है, बड़ा मजेदार है, आपको बड़ा अच्छा लगेगा इसको। तो कल तक हमने क्या सीखा? कल तक तुमने सीखा कि प्लेटो व्यक्ति को समाज का हिस्सा मानता है और प्लेटो कहता है कि समाज जो है वह समाज राज्य का छोटा रूप है, यानी कि राज्य व्यक्ति का बृहद रूप है। प्लेटो कहता है कि व्यक्ति व्यक्ति से ही राज्य का निर्माण हुआ है, छोटे छोटे व्यक्ति बने तो राज्य बना। प्लेटो कहता है कि समाज और राज्य दोनों एक जैसे ही है। तो प्लेटो समाज और राज्य में किसी प्रकार का अंतर नहीं करता है, वो दोनों को समान मानता है। भारत साहु प्रार्थना राजेश नौतन बहुत बहुत नमस्कार। ठीक है, वो इन तीनों वर्गों को बिल्कुल मतलब समान मानता है। अब उसने क्या किया? उसने समाज का वर्गीकरण किया। तो उसने समाज के 3 पार्ट किए। देखो पहले मैं आपको बताया कि एथेंस के पहले 2 पार्ट थे, एक स्पार्टा यानी यूनान के पहले 2 पार्ट थे, एक स्पार्टा और एक एथेंस। एथेंस जो था उसमें पढ़े लिखे लोग ज्यादा थे और स्पार्टा जो था उसमें आप लोग नोटिस करेंगे कि उसमें बाहुबली यानी कि ऐसे लोग ज्यादा थे जो इन चीजों में कार्य करते थे कि जो चीजें वैसी होती हैं। तो दोनों में एक बेसिक अंतर आपको देखने को मिला, स्पार्टा और इसके बीच में, एथेंस के बीच में। तो प्लेटो समाज को राज्य का रूप मानता है, कहता है जैसे आपकी समाज। अब मान के चलो आप भी कहते हो कि भाई जैसी समाज वैसा व्यक्ति होता है, जैसा परिवार वैसा व्यक्ति होता है, जैसे व्यक्ति वैसा परिवार होता है, और जैसे उस गांव में परिवार होंगे वैसा गांव होता है, और वैसे गांव होंगे ऐसा समाज होता है, जैसा समाज होगा वैसा राज्य होता है, जैसा राज्य होगा वैसा देश होता है, और जैसे देश होंगे वैसी दुनिया होती है। तभी तो आप कहते हो भगवान दुनिया खराब हो गई। तो प्लेटो कहता है कि व्यक्ति जो है ना उससे समाज का निर्माण होता है। अब प्लेटो ने समाज का जो वर्गीकरण किया है, समाज में 3 प्रकार की आत्माओं की प्लेटो बात करता है। प्लेटो कहता है कि दुनिया में 3 प्रकार की आत्माएं जन्म लेती हैं। द क्लास सिस्टम ऑफ प्लेटो रिपब्लिक। तो प्लेटो ने जो क्लास सिस्टम की बात करी है उसने कहा है कि 3 प्रकार का क्लास सिस्टम है। अब प्लेटो ने सारी बातें रिपब्लिक में की है। तो रिपब्लिक में प्लेटो ने 3 प्रकार की अंतर की है। एक तो है गार्जियन, तो गार्जियन होते हैं वो होते हैं संरक्षक के में। प्लेटो कहता है एक तो संरक्षक वर्ग है जो सबकी संरक्षक करेगा। प्लेटो कहता है कि एक है सोल्जर वर्ग जो सबकी रक्षा करेगा। प्लेटो कहता है कि एक है वर्कर्स जो सबके काम करेंगे। तो प्लेटो ने 3 वर्ग बना दिए। अब जो संरक्षक वर्ग है, तो एग्जाम में प्रश्न यहाँ से सीधा बनता है कि प्लेटो की रिपब्लिक में समाज का वर्गीकरण कितने वर्गों में किया गया? तो प्लेटो की रिपब्लिक में समाज का जो वर्गीकरण है वो 3 वर्गों में किया गया। एक है आपकी गार्जियन संरक्षक, दूसरा है आपके रक्षक, और तीसरा है आपके वर्कर यानी कि कार्य करने वाले लोग। तो यहाँ से एक सीधा प्रश्न आपके एग्जाम में बनेगा कि प्लेटो ने समाज का वर्गीकरण कितने हिस्सों में किया है। ठीक है प्यारे बच्चों, समझ में आ रही है प्यारे दोस्तों बात? आपकी नहीं ये बात आपकी समझ में आ गई नहीं है? बताओ मेरे प्यारे भाइयों, एकदम पॉइंट सभी के दिमाग में क्लियर है गोली की तरह? हाँ बिल्कुल ऐसे क्लियर रहना चाहिए, ऐसी चीजों को आप समझो। यहाँ से सीधा प्रश्न आपके एग्जाम में बनकर तैयार होगा, एकदम बेसिक प्रश्न यहाँ से आपके एग्जाम में बनेगा। ठीक है बेटा, यहाँ तक की बात समझ में आ गई? अब देखो जो गार्जियन वर्ग है ना, ये विवेकशाली वर्ग है, इसके पास विवेक होगा, ये विवेकशाली वर्ग है, इसके पास बुद्धि होगी, ये बुद्धिशाली वर्ग है जो आपका गार्जियन बनेगा। और जो रक्षा करेगा, जो रक्षक वर्ग है, ये थोड़ा रक्षक वर्ग जो होगा ना, इसके पास साहस होगा, यानी कि साहस के माध्यम से जो रक्षक वर्ग बनेगा। जैसे छत्री है तो साहसशाली है, और जो वर्कर होगा इसके अंदर छुड़ा होगी, यानी कि इसके अंदर काम करने की ज्यादा इच्छा होगी, धन कमाने की इच्छा होगी। तो ये कौन होगा? ये वर्कर होगा। बेटा कमेंट लगाओ, इसको आपने कहा कि वर्कर वर्ग होगा। तो 3 कैटेगरी उसने डिवाइड कर दी और समाज में 3 प्रकार की आत्मा जन्म लेंगी। बहुत बहुत बढ़िया। गुड इवनिंग भाई मोहम्मद नवीन जी, गुड इवनिंग अमरावती जी, गुड इवनिंग माई सर, यस सर, गुड इवनिंग सोनिया जी सर। बात बेटा समझ में आ रही है? बहुत ही बेसिक बेसिक से पॉइंट है बेटा, आप अच्छे प्रकार से चीजों को समझ सकते हैं। तो यही 3 इसने रूप समाज के दिखाए। एग्जाम में बार-बार यहाँ से प्रश्न बनता है यूजीसी नेट में, जीआरएफ में कि प्लेटो ने रिपब्लिक में, प्लेटो की कई सारी किताब थी, तो रिपब्लिक किताब में ये प्लेटो ने बताई थी। तो रिपब्लिक आपको अच्छे प्रकार से याद रखनी है। प्लेटो की पुस्तक है रिपब्लिक, उसमें इसी प्लेटो ने सारी की सारी बातचीत करी थी। अब देखो एक छोटा सा मैं आपको ग्राफ समझाता हूँ, आपसे समझने की कोशिश करना जिससे आप और चीजों को जान पाओगे। देखो ये 3 चीजें, अब 3 चीजें हैं। तो उसने बोला जो गार्जियन होंगे ना, गार्जियन यानी जो संरक्षक वर्ग होगा वो दिमाग से काम करेगा। तो संरक्षक वर्ग की दिमाग होगा, विजडम होगी और प्राइड होगा। उसके पास 3 चीजें होंगी। एक तो वो सच पर विश्वास करेगा, सच से वो प्रेरित होगा, ट्रस्ट से, और उसके पास विजडम होगी मतलब उसके पास विवेक होगा, और उसके पास प्राइड होगा। ठीक है, तो ये गार्जियन वर्ग जो है वो दिमाग से काम करेगा। तो उसने कहा जिसके पास दिमाग ज्यादा होगा वो विवेकशाली होगा, वो गार्जियन होगा। और सेकंड उसने बोला कि जिसके पास करेज होगा यानी कि साहस होगा, जिसके पास एनर्जी होगी, ऊर्जा होगी, वो व्यक्ति जो यहाँ से काम करेगा, जिसका हृदय बड़ा होगा वो सोल्जर होगा, यानी कि वो स्पिरिटेड होगा, ऑनर से, उसे प्राइड चाहिए। जिसका बड़ा हृदय होगा वो कौन होगा? वो आपका सोल्जर होगा। और जिसको अधिक आनंद चाहिए, आनंद की प्राप्ति जो चाहता है, इसे अधिक आनंद चाहिए, इसको अधिक ऑनर चाहिए, समाज में प्रतिष्ठा चाहिए, इसको सच चाहिए, सच को स्थापित करना चाहता है। तो कहा कि जिसका पेट बड़ा होगा, जिसका पेट बड़ा होगा, जिसकी भूख बड़ी होगी, जिसको भीड़ लगी होगी, जो बढ़िया टाइप का होगा वो कार्य करेगा, वो वर्कर होगा। तो प्लेटो ने ये 3 प्रकार के सेक्शंस को डिवाइड कर दिया, एक दिमाग वाला, एक पेट वाला और एक जो है नीचे वाला। ये तो दिमाग वाला, हृदय वाला यानी कि जिसका हार्ट बड़ा होगा, जिसका माइंड होगा और जिसका पेट होगा। पेट वाला कहा कि ये तो बढ़िया आदमी है, ये क्या करेगा? अधिक से अधिक कमाएगा, इसकी भूख ज्यादा होगी। ये सोल्जर आदमी है जिसका हृदय बड़ा होगा, जिसका हृदय बड़ा होगा, ये बुद्धिमत्ता वर्ग हो गया ऊपर वाला, और ये हो गया जिसका पेट बड़ा होगा। तो प्लेटो ने इनके 3 क्लस्टर बांट दिए। मुझे पूरी उम्मीद है कि हमसे क्वेश्चन बनेगा आप समझ पाओगे, यहाँ से कोई प्रश्न बनेगा आपसे समझ पाओगे और आसानी से आप इसे जो है सोल्व कर पाओगे। बड़ी आसानी से प्रश्नों को आप यहाँ से क्रैक कर सकते हो, बड़े प्यारे से प्रश्न यहाँ से आपकी समझ में आ जाएंगे। तो कोई बहुत बड़ी चीज इसमें जानने के पीछे नहीं होती है। बताओ भाई यहाँ तक की बात समझ आ रही है कि नहीं आ रही है? बोलो भाई, अरे हाँ या ना?
यहाँ तक की बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? अरे हाँ या ना बोलो भाई, क्लियर? यहाँ तक की बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? अरे हाँ या ना बोलो, क्लियर नॉट क्लियर? क्लियर ना? क्लियर? चलो आइए अगली बात करते हैं, अगली चीज को जानते हैं। अब यहाँ पर देखना कि वर्गों के निर्धारण के लिए प्लेटो शिक्षा व्यवस्था की बात करता है। प्लेटो कहता है कि जो वर्ग बनेंगे कैसे बनेंगे? प्लेटो बोला है प्लेटो की जो आदर्श राज्य की बात है, तो प्लेटो कहता है कि जो वर्ग बनेंगे इन वर्गों की स्थापना के लिए प्लेटो शिक्षा व्यवस्था की बात करता है। प्लेटो कहता है कि अगर कोई साहस वाला बनेगा, कोई विवेक वाला बनेगा, कोई ज्यादा कमाने वाला बनेगा, प्लेटो कहता है इन सबके लिए शिक्षा व्यवस्था सबसे आवश्यक है। तो प्लेटो इन सबके लिए शिक्षा व्यवस्था की बात करने की बातचीत करता है। प्लेटो कहता है इसके लिए आपको शिक्षा व्यवस्था चाहिए। शिक्षा व्यवस्था द्वारा ही तय किया जाएगा किस व्यक्ति को किस समूह में भेजा जाएगा। प्लेटो पूरे दर्शन में शासन व्यवस्था को एक कला या आर्ट माना गया है। समझो मेरी बात ध्यान से बेटा। प्लेटो का जन्म, ठीक है, ये सब चीजें पढ़ चुके हैं हम, अब कमेंट आपके प्रॉपर तरीके से आ रहे हैं, हमें दिखाई दे रहे हैं। चलिए कोई बात नहीं, सभी किस्म बढ़िया। तो प्लेटो कहता है ये सारी चीजें शिक्षा व्यवस्था के माध्यम से बात करता है। प्लेटो कहता है इन सबका निर्धारण जो है वो शिक्षा के माध्यम से किया जाएगा। शिक्षा इन सभी का निर्धारण करेगी, शिक्षा द्वारा ये सारी की सारी चीजें तय की जाएगी, शिक्षा इन सभी बातों को तय करेगी। प्लेटो जो है अपनी शासन व्यवस्था को एक आर्ट माना गया। प्लेटो कहता है जिस आदमी को शासन करना आता है ना, वो एक कला है। प्लेटो शासन को एक कला मानता है और प्लेटो कहता है कि आप पहले व्यक्ति को शिक्षा दो। प्लेटो कहता है कि अगर व्यक्ति को शिक्षा आएंगी तो प्लेटो क्या होगा? प्लेटो कहता है कि तब व्यक्ति क्या होगा जिसके पास जिस प्रकार का ज्ञान प्राप्त होगा वो अपने ज्ञान के आधार पर वो क्या करेगा? अपने गुण के आधार पर प्लेटो कहता है कि ऐसा व्यक्ति राजा बनेगा। और इसके पास ज्यादा साहस होगा वो व्यक्ति सैनिक बनेगा, इसमें ज्यादा विवेक होगा, प्लेटो कहता है कि ज्यादा विवेकशाली व्यक्ति राजा बनेगा, इसमें ज्यादा चुनाव होगी, कमाने की इच्छा होगी, ऐसा व्यक्ति बनिया बनेगा। प्लेटो कहता है कि अगर इस प्रकार से शिक्षा व्यवस्था को स्थापित करोगे तो न्यायपूर्ण राज्य की स्थापना होगी। प्लेटो कहता है कि शिक्षा, प्लेटो का स्टेटमेंट है, सुनना। प्लेटो कहता है कि शिक्षा और साम्यवाद, ये कथन कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। प्लेटो कहता है कि शिक्षा और साम्यवाद द्वारा ही राज्य या न्यायपूर्ण राज्य की स्थापना होगी। शिक्षा और साम्यवाद द्वारा ही न्यायपूर्ण राज्य की स्थापना होगी। न्यायपूर्ण राज्य, अब साम्यवाद का मतलब क्या है? न्यायपूर्ण राज्य की स्थापना होगी। तो कभी भी एग्जाम में अगर आपसे पूछा जाए कि प्लेटो किस प्रकार के न्याय की स्थापना की बात करता है, द डायरेक्शन व्हिच एजुकेशन स्टार्ट अ मैन विल बी डिटरमाइंड इन हिज फ्यूचर लाइफ। प्लेटो साफ तौर पे कहता है शिक्षा और साम्यवाद। तो यहाँ पर साम्यवाद का मतलब है कि जो आदमी जिस कार्य को करने के लिए पैदा हुआ है, प्लेटो कहता है वो आदमी उसी कार्य को करेगा। और प्लेटो कहता है कि अगर आप ऐसा करोगे, अगर आप शिक्षा दोगे, आदमियों को शिक्षा दोगे, साम्यवाद और शिक्षा और साम्यवाद के माध्यम से आप न्यायपूर्ण समाज की स्थापना कर पाओगे, आप न्यायपूर्ण राज्य की स्थापना कर पाओगे, आइडियल स्टेट यानी कि आदर्श राज्य की स्थापना कर पाओगे। प्लेटो कहता है कि आदर्श राज्य ही न्यायपूर्ण राज्य है और न्यायपूर्ण राज्य ही आदर्श राज्य है। ये प्लेटो का स्टेटमेंट है। आगे सुनिए, प्लेटो कहता है कि साम्यवाद अगर आप नहीं करोगे, प्लेटो के अनुसार कोई मोची, कोई धोबी, कोई नाई ये कभी राजा नहीं हो सकता। प्लेटो बोलता है कि जिस आदमी में जो गुण है वही आदमी उस गुण के अनुसार राजा हो सकता है, अदरवाइज कोई व्यक्ति राजा नहीं हो सकता है। ये बात आपकी समझ में आई या नहीं आई? पहले मुझे बताओ, सभी के सभी कमेंट करके, जितने भी बच्चे देख रहे हैं मेरी क्लास को, सभी के सभी कमेंट करके बताएं रोज क्लास में है, ठीक है? सभी के सभी कमेंट करके बताएं कि हां ठीक है, कि सभी के सभी क्लियर लीजिए सर, ठीक है? ये सभी के सभी कमेंट करके बताएं कि प्रॉपर तरीके से आपकी समझ में सारी की सारी बातें आ रही हैं या नहीं आ रही हैं। बोलो मेरे भाई, आपकी समझ में सारी की सारी बातें आ रही हैं या नहीं आ रही है? इसमें किसी प्रकार का कोई डाउट आपके दिमाग में तो नहीं है? मुझे बताओ भाई, बताओ भाई, सभी प्रकार की बातें आपकी समझ में आ रही हैं या नहीं आ रही हैं? ठीक है, क्लियर? एक बच्ची पूछ रही है सर प्लेटो का जन्म कब हुआ, इस पर थोड़ी क्लैरिटी कर दीजिए। बेटा अन्नू राय पूछ रही होगी, अन्नू के दिमाग में चीजें ज्यादा चलती हैं, अन्नू ऐसी चीजों को ज्यादा पूछती है। जब इसमें लिखा है 428 ईसा पूर्व, मैं सोचा मैंने गलत तो लिखा है। तुमने कौन सी क्लास में 427 पढ़ा है? उस किताब का तुम नाम बताओ। 428 ईसा पूर्व में ही प्लेटो का जन्म हुआ था, तो तुम अलग अलग बातें क्यों कर रही हो? 427 जिस भी किताब में लिखा है, मैंने अपने नोट्स में देखा तुरंत आपके सामने, 428 मैंने आपको पहले भी बताया है और 428 ही आपका एक्चुअल आंसर है। आप किसी प्रकार की कोई गलती नहीं करेंगे, ये बड़ी परिष्कृत तरीके से चीजें तैयार की गई हैं, इसमें किसी प्रकार के तथ्य को गलत होने की संभावना नहीं है। आप अपने दिमाग को कम चलाएं, ठीक है? अदरवाइज मैं क्लास से आपको ब्लॉक कर दूंगा। प्लेटो के विचारों की केंद्रीय रचना समझिए बात। अब प्लेटो का न्याय का सिद्धांत अगला हेडिंग है। तो प्लेटो राज्य के बारे में आपने पढ़ लिया कि प्लेटो किस प्रकार के आदर्श राज्य की बात करता है। प्लेटो का आदर्श राज्य क्या है? प्लेटो कहता है शिक्षा और साम्यवाद के माध्यम से आदर्श राज्य की स्थापना हो सकती है। ओपी कामों में दिया, उसको आप छोड़ दीजिए। 428 ही राइट है, वो किताबों में जो लिखा रहता है और ये कभी पूछा भी नहीं जाता। अब उसके जन्म की तिथि वो क्या होगी? 428 ही ज्यादा परिष्कृत है, ज्यादा शुद्ध है, आप उस पर ध्यान दें। अब अगला जो प्रश्न आपके एग्जाम में पूछा जाता है वो आता है प्लेटो का न्याय का सिद्धांत। देखो इसका मतलब है कि थ्योरी ऑफ जस्टिस। आपने प्लेटो के राज्य का सिद्धांत पढ़ लिया कि प्लेटो राज्य के बारे में क्या कहता है। अब बात करते हैं थ्योरी ऑफ जस्टिस कि प्लेटो न्याय के बारे में क्या कहता है। प्लेटो का न्याय का सिद्धांत क्या है? देखो प्लेटो के जो विचार है ना, न्याय के ऊपर जो विचार है, वो उसकी रचना है द रिपब्लिक। द रिपब्लिक में उसने पूरी की पूरी एक प्रकार से न्याय के बारे में बातचीत करी है। और न्याय, प्लेटो का न्याय यही है कि जो आदमी जिसके लिए पैदा हुआ है वो उस कार्य को करे। तो कर्तव्य आधारित न्याय की बात प्लेटो करता है। प्लेटो कहता है, प्लेटो की जो रिपब्लिक है, जो किताब है रिपब्लिक, इस किताब में प्लेटो ने न्याय की बात करी है। तो कभी आपसे पूछा जाए कि प्लेटो का न्याय का सिद्धांत कौन सी किताब में मेंशन है, तो द रिपब्लिक में प्लेटो के न्याय का सिद्धांत मेंशन है। इसका जो शीर्षक है वही है न्याय मीमांसा, कंसर्निंग जस्टिस। इसका जो शीर्षक है वो न्याय मीमांसा है। प्लेटो के विचारों की केंद्रीय रचना द रिपब्लिक है, इसका शीर्षक है न्याय मीमांसा, कंसर्निंग जस्टिस। एग्जाम में कई बार पूछा गया है कि द रिपब्लिक में न्याय के सिद्धांत को किस नाम से दर्शाया गया है, तो ये दर्शाया गया है न्याय मीमांसा। ठीक है ऐसा कुछ नहीं है, करो बेटा ऐसे गुस्सा हो गया, ठीक है? तो न्याय मीमांसा ये प्रश्न कई बार पूछा गया, इसे बोलते हैं कंसर्निंग जस्टिस। कई बार एग्जाम में पूछा गया। प्लेटो का न्याय कर्तव्य पर आधारित है, जबकि कौन है, क्या हुआ है? जबकि आधुनिक न्याय की संकल्पना अधिकारों पर आधारित है।
प्लेटो का न्याय कर्तव्य पर आधारित है। ये कहा गया है कि जो प्लेटो का न्याय है ना वो कर्तव्य पर आधारित है। सान्या उपाध्याय, हाय सान्या, हाउ यू? प्लेटो का जो न्याय है वो कर्तव्य पर आधारित है। प्लेटो कहता है कि जिस आदमी का जो कर्तव्य है अगर उस कर्तव्य का वो आदमी पालन करता है तो 100% सही है। जैसे कैफिलास के अनुसार सत्य बोलना और ऋण चुकाना ही न्याय है। हर एक आदमी ने अपने अपने न्याय का सिद्धांत दिया। सर नोट नहीं कर रहा हूं, समझ रहा हूं ओनली। कृपया करके पीडीएफ फाइल दे देना सर, ठीक है मेरे भाई। पीडीएफ फाइल प्रोवाइड हो जाएगी लेकिन ओनली एप्लीकेशन पे जाएगी, इसको नहीं प्रोवाइड कर सकता। वो नोट्स हम आपको प्रोवाइड कर दिए जाएंगे वर्ड फाइल के, वो आपको मिल जाएंगे। तो देखो प्लेटो ने सोफिस्ट विचारों में कैफिलास के अनुसार सत्य बोलना ऋण चुकाना ही न्याय है। यानी कि आप सत्य बोलोगे ऋण चुकाओगे, न्याय। हट जा वहां से। ठीक है, चलो बहुत बढ़िया। तो देखो ये अलग-अलग विचार के हैं। तो विद्या एजुकेशन पर आप 10 दिन से लगातार वीडियो देख नोट्स बना रहे हैं, बहुत मजा आ रहा है पॉलिटिक्स पढ़ने में आपसे। बंटू कुमार जी बहुत बहुत धन्यवाद। देखो उसमें काम भी ठीक है, आपका जैसा कोई नहीं। अच्छा मूवी से अच्छा मतलब ऐसी बातें मेरे प्यारे भाई, बातों को समझने की कोशिश करो। देखो सोफिस्ट कहता है कि सत्य बोलना ऋण चुकाना ही न्याय है। अब सोफिस्ट ने कहा कि सत्य बोलोगे और ऋण चुकाओगे, यही न्याय है। आप जितना ज्यादा सत्य बोलोगे उतना ज्यादा ऋण चुकाओगे, वही न्याय है। ये सोफिस्ट कहते हैं। आज वर्तमान में आप देखते हो कि वर्तमान में लोग कहते हैं भाई आप सत्य बोलो झूठ मत बोलो, यही न्याय है। तो सोफिस्ट मानते थे कि सत्य बोलना और झूठ बोलना, झूठ ऋण चुकाना ही न्याय है। लेकिन प्लेटो ने इस बात को नकार दिया। प्लेटो ने कहा नहीं, सत्य बोलना और ऋण चुकाना न्याय नहीं है। प्लेटो ने कहा आपकी आत्मा का जो गुण है उसको आप पूरा कर पा रहे हो तो न्याय है, अदरवाइज न्याय नहीं है। ठीक है, तो आपसे पूछा गया कि प्लेटो ने सोफिस्ट, पॉलीमार्कस, थेसिमिक्स या ग्रुपन के विचारों को स्वीकार किया, अस्वीकार किया? सिंपल सी बात है, एक लाइन में आप आंसर दोगे, अस्वीकार किया। इनके विचारों को प्लेटो ने अस्वीकार किया। प्लेटो ने इनके विचारों का जो है खंडन किया। ये आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा। चलिए आइए मैं आपको एक कहानी समझाता हूं, इसको आप बड़े ध्यान से समझना। देखो ये क्या है, देखो आप समझो। पार्ट ऑफ सिटी रूलर्स, ये प्रोड्यूसर्स, ये तीन पार्टी है। प्लेटो ने तीन सेक्शन डिवाइड किए। प्लेटो ने कहा कि ये जो आदमी है ये तो रूलर्स है, यानी कि जो क्या करेंगे, जो शासन करेंगे, शासन करने वाले। प्लेटो ने कहा ऑक्सिलर्स होते हैं वो लोग जो रक्षा करते हैं, जो रक्षा करते हैं। और प्रोड्यूसर होते हैं वो लोग जो उत्पादन करते हैं। क्या करते हैं? उत्पादन करते हैं। जस्टिस इन बोथ स्टेज इन द साउथ डूइंग वंस ओन वर्क एंड नॉट मेल्टिंग विद व्हाट इज नॉट वंस ओन। देखो प्लेटो बोलता है कि जिस आदमी के पास जो वर्च्यू है, और वर्च्यू समझते उसे कहते हैं गुण। जैसे जो रूलर है, जो शासन करने वाला है, उसके पास साहस का गुण है। और जो रक्षा करने वाला है वो मतलब उसके पास विजन वाले के पास दिमाग का यानी विवेक का गुण है। जो शासन करने वाला है उसके पास विवेक का गुण है। जो रक्षा करने वाला है उसके पास साहस का गुण है। और जो उत्पादन करने वाला है उसके पास मॉडरेशन का गुण है, यानी कि उत्पादन करने का गुण है। तो इनकी जो वर्च्यू है, वर्च्यू का मतलब होता है गुण। अब अपने गुण के अनुसार ये कारण देता है, इसकी स्पिरिट होता है, इसको भूख होती है। अपने गुण के अनुसार अगर इसको कार्य करने को मिल जाए तो प्लेटो कहता है यही 100% न्याय है। प्लेटो कहता है यही 100% क्या है? न्याय है। ठीक है, प्लेटो कहता है यही 100% है, यही 100% न्याय है। बहुत बढ़िया, बात समझ में आ गई। प्लेटो इसी को 100% न्याय मानता है। बात समझ में आ गई, क्लियर ना? चलिए अगले वाले की बातचीत करते हैं, अगले वाले में जानने की कोशिश करते हैं। आइए हम एक छोटी सी बात आपको समझाने की कोशिश करूंगा, छोटी सी बात आपको बताने की कोशिश में करूंगा। और बात क्या है, देखो पार्कर क्या कहता है, सुनो। पार्कर के अनुसार प्लेटो ने, पार्कर क्या कहता है प्लेटो के बारे में? प्लेटो ने व्यक्तिवादी, अणुवादी, भौतिकवादी न्याय की मान्यता का पूर्णतः खंडन किया है। पार्कर कहता है कि प्लेटो ने व्यक्तिवादी न्याय, अणुवादी न्याय, भौतिकवादी न्याय की मान्यता का पूर्णतः खंडन किया है। प्लेटो ने इस मान्यता का खंडन किया। प्लेटो के अनुसार सत्य का पूर्ण ज्ञान परंपराओं और प्रथाओं से प्राप्त नहीं होता, लेकिन प्रत्येक परिस्थिति में सत्य बोलना न्यायपूर्ण नहीं होता। देखो कितनी अच्छी बात है, कितनी अच्छी बात है। देखो पार्कर कहता है कि प्लेटो ने व्यक्तिवादी, कि भाई हर व्यक्ति जो है सत्य बोले, व्यक्तिवादी, अणुवादी और भौतिकवादी न्याय की मान्यता का खंडन किया है। मैं आपको आगे बताऊंगा कि प्लेटो का जो व्यक्तिवादी न्याय क्या है, अणुवादी न्याय क्या है। उसमें न्याय के विचार प्रचलित थे। व्यक्तिवादी विचार, व्यक्ति सच बोले, व्यक्ति झूठ ना बोले। अणुवादी विचार, भौतिकवादी विचार, इन तीनों का प्लेटो खंडन करता है। प्लेटो ने जो है इस मान्यता का खंडन किया है कि सत्य का मतलब, सच का मतलब, सत्य का पूर्ण ज्ञान या परंपराओं का आपको ज्ञान है, वही न्याय है। प्लेटो के अनुसार सत्य का पूर्ण ज्ञान, प्लेटो के अनुसार सत्य का पूर्ण ज्ञान परंपराओं और प्रथाओं से प्राप्त नहीं होता। प्लेटो ये नहीं कहता कि आपको किसी चीज के बारे में पता चल गया तो भाई वो सत्य का आपको ज्ञान प्राप्त हो गया, नहीं। प्लेटो ये नहीं कहता कि आपको सत्य का, परंपराओं को आप मान रहे हो, प्रथाओं को आप मान रहे हो तो आप उसे सत्य कहेंगे। भाई फॉर एग्जांपल है, आपने कोई कार्य किया और आप कहते हो मैं सत्य कार्य कर रहा हूं, सही कार्य कर रहा हूं, तो प्लेटो कहता है कि सत्य का जो ज्ञान है वो परंपराओं और प्रथाओं से प्राप्त नहीं होता, लेकिन प्रत्येक परिस्थिति में सत्य बोलना न्यायपूर्ण नहीं होता। प्लेटो ये कहता है कि जरूरी नहीं है कि आप हर परिस्थिति में सत्य बोलोगे तो आप न्यायपूर्ण होगे। प्लेटो कहता है, आपने महाभारत देखा है, तो महाभारत में जो युधिष्ठिर था वो सत्यवादी था। अब प्लेटो युधिष्ठिर को न्यायवादी भी कहते थे, लेकिन प्लेटो ये कहता है कि जरूरी नहीं है कि युधिष्ठिर हर स्थिति में सत्य बोले तो युधिष्ठिर न्यायवादी होगा, नहीं। प्लेटो कहता है कि अगर आप न्यायवादी हैं या आप कह रहे हैं कि आप न्यायपूर्ण हैं तो आपको हर परिस्थिति में सत्य बोलने की आवश्यकता नहीं है। तो ये नहीं कहता कि आप झूठ बोलो, वो कहता है कि देखो ये न्याय, परिस्थिति, झूठ, सच, इसको प्लेटो न्याय मानता ही नहीं है। प्लेटो कैसा बेकार है कि झूठ बोलना है, सच बोलना है और ऋण चुकाना है, कर्ज चुका देना है, इसी को प्लेटो इसको मानता नहीं है। प्लेटो कहता है ये सभी की सभी चीजें बेकार है। प्लेटो इस बात में बिल्कुल भी न्याय नहीं मानता। प्लेटो इसको बेसिक मानता है, प्लेटो इसे न्याय की संकल्पना में नहीं मानता। क्लियर? अरे हाँ या ना? तो प्लेटो इसको किसी भी लेवल पे न्याय नहीं मानता। पॉलीमार्कस के अनुसार देखो आगे विचारकों ने न्याय की संकल्पना के बारे में बात करी है प्लेटो के ऊपर। शत्रु के साथ शत्रुता, मित्र के साथ मित्रता ही न्याय है। पॉलीमार्कस कहता है कि प्लेटो कहता है कि शत्रु के साथ शत्रुता करो और मित्र के साथ मित्रता करो, यही न्याय है, यही जस्टिस है। अपनी विचार नहीं करा, पॉलीमार्कस कह रहा है कि यही न्याय है। इसी न्याय की स्थापना प्लेटो करने की बात करता है। आया ना? बताओ भाई, बताओ। इसको प्लेटो न्याय मानता है। हालांकि प्लेटो का न्याय का सिद्धांत थोड़ा इससे अलग है। अब पॉलीमार्कस का ऐसा विचार है कि शत्रु के साथ शत्रुता करो और मित्र मित्रता करो, उसी को आप न्याय कहेंगे। ये पॉलीमार्कस का विचार है, लेकिन आप प्लेटो को जान चुके हो, आप प्लेटो को समझ चुके हो, ठीक है? तो आप प्लेटो के बारे में आओ इस बात को एक बार, ये सब आपने न्याय के सिद्धांत को देख लिया। चलो अब
अब बात करते हैं अरस्तु और प्लेटो के बारे में जो न्याय का सिद्धांत है, इन दोनों में क्या डिफरेंस है। यहाँ से आपको अच्छे से अच्छा प्रश्न देखने को एग्जाम में मिलता है। आइए, अरस्तु ने प्लेटो पर यह आरोप लगाया है कि उसने मानव प्रकृति की स्वाभाविक कमजोरियों की ओर ध्यान नहीं दिया और आदर्श राज्य के नाम पर उसने केवल कल्पना लोक उटोपिया की रचना की है। देखो बहुत ही बढ़िया स्टेटमेंट है, ये अरस्तु है, जो आप फोटो देख रहे हो, ये अरस्तु है, ये अरिस्टोटल है। अरस्तु ने अपने गुरु प्लेटो के ऊपर, देखो सुकरात था, सुकरात का जो गुरु था, सुकरात का जो शिष्य था वो प्लेटो था और प्लेटो का जो शिष्य था वो था अरस्तु। तो अरस्तु ने प्लेटो के ऊपर आरोप लगाया है कि प्लेटो ने जिस आदर्श राज्य की स्थापना की बात करी वो स्वाभाविक कमजोरियों की ओर ध्यान नहीं दिया। उसने कहा, वो कहता है कि विवेकशाली व्यक्ति राजा बनेगा, वो कहता है कि जिसके अंदर विवेक होगा वही राजा बनेगा। तो अरस्तु ने कहा कि प्लेटो ने स्वाभाविक तौर पर जो मानव कमजोरियां उन पर ध्यान नहीं दिया और प्लेटो जिस प्रकार के राज्य की स्थापना की बात करता है वो प्लेटो का जो राज्य है वो प्लेटो का राज्य काल्पनिक राज्य है, कल्पना लोक की रचना की प्लेटो ने बातचीत करी है, ऐसा अरस्तु कहता है। तो सुनो, यहां से प्रश्न कैसे बनता है? प्रश्न बनता है कि अरस्तु प्लेटो के आदर्श राज्य की स्थापना को क्या मानता है? अरस्तु प्लेटो के आदर्श राज्य की स्थापना को कल्पना लोक मानता है। प्रश्न बनता है कि रिपब्लिक बुक गुम गई थी क्या? सबके अलग अलग विचार कैसे हैं? रिपब्लिक बुक गुम गई थी क्या? अमरावती ऐसा नहीं है। अब गांधी जी क्या कहते थे? गांधी जी के विचार आप वर्तमान में देखते हो तो गांधी जी के विचार अलग अलग हैं। इसी प्रकार आप देखेंगे तो गांधी जी के विचार जब वर्तमान में अलग अलग हैं तो उसी अकॉर्डिंग जो है लोग उसे अपने अकॉर्डिंग इंटरप्रेट करने की कोशिश करते हैं गांधी के विचारों को। उसी तरह अरस्तु ने प्लेटो के विचारों को पहले इंटरप्रेट करने की कोशिश की, उसके बाद सभी विचारकों ने प्लेटो को अपने अनुसार परिभाषित करने की कोशिश की। जब व्यक्ति नहीं होता है तो उसके विचार जो है वो परिभाषित किए जाते हैं, उनकी व्याख्या अपने अनुसार की जाती है। हर व्यक्ति ने उसे अपने अपने अनुसार व्याख्या करने की कोशिश की। तो जो इसका शिष्य है ना अरस्तु, वही प्लेटो के आदर्श राज्य की स्थापना को नहीं मानता है। कहता है आदर्श राज्य कल्पना लोक है, आदर्श राज्य की स्थापना की नहीं जा सकती है। तो अब जरा पढ़ते हैं कि प्लेटो का आदर्श राज्य कैसा है और किस प्रकार से चीजों को प्लेटो पाने की कोशिश करता है। चलिए न्याय समझ में आ गया प्लेटो का न्याय क्या है। देखो प्लेटो के न्याय के दो पहलू हैं। आप जनरली देखोगे तो प्लेटो के न्याय के दो पहलू हैं। मैं आपको गुफा सिद्धांत पढ़ाऊंगा, प्लेटो का गुफा सिद्धांत। तो प्लेटो के न्याय के दो पहलू हैं। देखिए यहां से समझिए, जो प्लेटो का न्याय है उसके दो पहलू हैं। पहला है व्यक्तिगत स्तर पर और दूसरा है सामाजिक स्तर पर। एक तो प्लेटो कहता है, अब व्यक्तिगत स्तर की बात करना, प्लेटो कहता है कि व्यक्ति में तीनों गुणों का सामंजस्य होता है। आपके अंदर साहस भी है, आपके अंदर विवेक भी है और आपके अंदर वासना भी है। देखो विवेक यहाँ रहता है, साहस यहाँ रहता है और वासना यहाँ रहती है। वासना मतलब हर चीज पाने की इच्छा, धन कमाने की इच्छा, बनिया आदमी में वासना होती है। साहसशील आदमी में हृदय होता है, विवेकशील आदमी में मस्तिष्क होता है। प्लेटो कहता है कि व्यक्तिगत लेवल पर हर आदमी में काल्पनिक राज्य था, व्यक्तिगत लेवल पर हर आदमी में तीनों प्रकार की चीजें होती है। ये प्लेटो कहता है कि व्यक्तिगत स्तर पर एट द इंडिविजुअल लेवल हर व्यक्ति के पास सारी की सारी चीजें होती है। व्यक्तिगत स्तर पर कहता है, व्यक्तिगत स्तर पर आदमी के पास सारी की सारी चीजें होती है। सामाजिक स्तर पर एट द सोशल लेवल अलग प्रकार का न्याय है। ठीक है, तो कहता है एक तो है न्याय के दो पहलू हैं। एक तो व्यक्तिगत लेवल पर न्याय है कि अगर मैं साहसी हूं तो मुझे साहस की नौकरी मिलनी चाहिए, अगर मैं वासना वाला हूं तो मुझे वासना वाली कमाई की नौकरी मिलनी चाहिए। प्लेटो कहता है व्यक्तिगत लेवल पे एक तो न्याय की बात करता है। ये कहता है सामाजिक स्तर पर, कहता है समाज में तीनों वर्ग हैं। भाई देखो समझो, प्लेटो ने पहले ही कहा कि व्यक्ति से समाज का निर्माण होता है, तो प्लेटो कहता है कि समाज में तीनों ही प्रकार के व्यक्ति हैं, समाज में तीनों ही वर्ग हैं। प्लेटो कहता है कि तीनों वर्गों के द्वारा अपने कर्तव्यों का निष्पादन करना और दूसरे के कार्यों में हस्तक्षेप न करना ही न्याय है। तो प्लेटो ने दो बातें कर दी। तो अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाए कि प्लेटो के न्याय के कितने पहलू हैं, तो प्लेटो के न्याय के दो पहलू आपको नजर आएंगे। दो पहलू, पहला व्यक्तिगत स्तर पर प्लेटो क्या कहता है और दूसरा सामाजिक स्तर पर। तो प्लेटो सामाजिक स्तर पर कहता है कि आप अपने कर्तव्य का निष्पादन करें और दूसरे के कार्यों में हस्तक्षेप ना करें। प्लेटो इसकी बात करता है। ठीक है, क्लियर हो गया पॉइंट। प्लेटो का न्याय नैतिकता से परिचालित है, जबकि आधुनिक न्याय विधि द्वारा परिचालित है। देखो प्लेटो का जो न्याय है वो नैतिकता से परिचालित है, यानी कि मैंने आपसे पहले बताया प्लेटो का न्याय कर्तव्य पर आधारित है। प्लेटो का न्याय कहता है कि नैतिकता, जिस व्यक्ति में जो गुण है, इंडिविजुअल जो वर्च्यू है, उस वर्च्यू के अनुसार व्यक्ति उसे पाने की कोशिश करेगा। ठीक है, बहुत बढ़िया। जबकि आधुनिक न्याय विधि द्वारा परिचालित है। प्लेटो कहता है कि जो मॉडर्न न्याय है, जो आधुनिक न्याय है, ये विधि के द्वारा परिचालित है, यानी कि जो विधि जैसा लॉ होगा, जैसा कानून होगा, उसी के द्वारा चीजें चलेंगी। प्लेटो कहता है कि आधुनिक न्याय विधि द्वारा परिचालित है, लॉ से चीजें चल रही है, नैतिकता से नहीं चल रही है। प्लेटो के विचार में स्वतंत्रता, समानता और अधिकार में कोई संकल्पना नहीं है। प्लेटो ने न तो स्वतंत्रता को कुछ माना, न समानता को माना, न अधिकार को कुछ माना। प्लेटो इन तीनों चीजों को कुछ नहीं मानता। प्लेटो कहता है कर्तव्य सबसे बड़ी चीज है। वो कहता है कि आपको अधिकार नहीं, कर्तव्य चाहिए, आपको समानता नहीं, कर्तव्य चाहिए, आपको स्वतंत्रता नहीं, अपने कर्तव्य का पालन चाहिए। तो ये प्लेटो इस पर विश्वास करता है। प्लेटो इस बात पर पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट जाहिर करने की कोशिश करता है। बहुत ही बढ़िया। इस क्लास पर जो है बल्कि से बच्चे चैनल को सब्सक्राइब करते चले, नया चैनल है। आप सभी विद्यार्थियों को बताएं और जितने ज्यादा बच्चे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे उतना मेरा उत्साह, साहस, एनर्जी सभी आप लोगों की लगाने का मेरा मन करेगा। तो मेरी उम्मीद मतलब मैं चाहता हूं कि अधिक से अधिक बच्चे इस क्लास को क्या करें, आप सभी के सभी बच्चे जो है इस क्लास को अधिक से अधिक क्या करें, हाँ मतलब जो है मैं देख लेता हूं कितना बच्चा आपकी वॉचिंग में है इस समय। अधिक से अधिक बच्चे इस क्लास को लाइक शेयर किया करें, अधिक से अधिक बच्चे क्लास को जुड़ा करें, तो आपको मजा आएगा। जैसे आपको मजा आएगा तो चीजों को उसी अकॉर्डिंग समझने की कोशिश करेंगे और डेली आप एक्टिव तरीके से चलते जुड़ते चले जाओगे, उसी तरीके से बच्चा खाता चले जाएगा, तो चैनल आपका पूरा पॉलिटिकल साइंस के ओरिएंटेड हो जाएगा। ठीक है, अरे हाँ है ना, तो मैं तो समझ में आ गया, क्लियर है पॉइंट, यहाँ तक की बात समझ में आ गई। अब हम बात करते हैं अगले टॉपिक के बारे में। अगला जो टॉपिक है, अगला जो कॉन्सेप्ट है वो कॉन्सेप्ट क्या है, इसके बारे में बात करते हैं। प्लेटो का गुफा सिद्धांत। प्लेटोस पैस्टर्न पॉलिटिकल थॉट में मिथ ऑफ केव, द थ्योरी ऑफ एलेगोरी। बहुत ही बढ़िया है प्लेटो का गुफा सिद्धांत। समय क्या हो रहा है, प्लेटो का गुफा सिद्धांत। ठीक है, आइए 16 टारगेट 100 प्लस लाइक से। भाई आप सभी पॉलिटिकल साइंस के विद्यार्थी हैं, अपने बच्चों तक पहुंचा दें, अपने यूनिवर्सिटी के विद्यार्थियों तक पहुंचा दें। आप जिस भी यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं, इसमें से कौन-कौन यूनिवर्सिटी में पढ़ता है, अन्नू है, प्रार्थना है, आप अपने यूनिवर्सिटी के विद्यार्थियों तक क्लास को पहुंचाएंगे तो आप बेहतरीन तरीके से क्लास को लाइक शेयर कर सकते हो। यूनिवर्सिटी के बच्चों तक क्लास को पहुंचा दीजिए। जितनी क्लास यूनिवर्सिटी के बच्चों तक जाएगी उतना अच्छा बच्चा इसमें जुड़ेगा। देखो प्लेटो का गुफा सिद्धांत क्या है। गुफा सिद्धांत बहुत ही फेमस है। आज मैं आपको गुफा सिद्धांत पढ़ाता हूं, इससे आपको बहुत सारी चीजें मिलेगी।
देखो, प्लेटो का गुफा सिद्धांत ये कहता है कि व्यक्ति को ये लगता है उसे पूरी दुनिया की जानकारी है, परंतु वो एक गुफा में रह रहा है। कह रहा है, इसने बताया है कि लोगों से सच कोसों दूर है। लोग जिस चीज को ये मानते हैं कि सच है, वो उसे सच समझते हैं। ठीक है, लोग जहां रहते हैं वो गुफा में रहते हैं, यानी कि लोग ऊपर के शिकार है, जो उन्हें बाहर दिखाई जाती है वो सच्चाई नहीं है। गुफा सिद्धांत है कि लोगों के पास ऐसी चीजें बनी हुई है कि इंसान की जो आत्मा है वो एक गुफा के अंदर रहती है और सच्चाई इससे बाहर है। ठीक है, इंसान की जो आत्मा है वो गुफा के अंदर रहती है। देखो ये देख रहे हो आप, ये क्या है? गुफा है, ये इंसान है, सच्चाई यहाँ है, इंसान इस गुफा के अंदर रह रहा है। आप भी भाई पागल मत हो जाना, बड़े ध्यान से समझना। प्लेटो कहता है, मैं नहीं कह रहा हूँ, ठीक है, इस बात को प्लेटो कहता है। तो प्लेटो का गुफा सिद्धांत क्या है? द लॉज में प्लेटो ने गुफा सिद्धांत के बारे में बात करी है। सुनो सभी बड़े ध्यान से। प्लेटो के अनुसार दार्शनिक राज्य का विवेक किसी भी विद्या अज्ञान से महत्वपूर्ण है। प्लेटो ने विधि को अज्ञान माना है। देखो प्लेटो ये कहता है कि जो आपने कानून बना रखे, जो आपने विधियां बना रखी है, वो सब लोगों की, वो सब बेकार है। तो आपको सत्यता दिखाई देती है पर सत्यता है नहीं, उसमें कुछ भी नहीं है। प्लेटो कहता है कि जो आप कहते हो कि ये सत्य है वो सत्य नहीं है। प्लेटो कहता है वो सब बेकार है, वो आपको लगता है कि वो सत्यता है। प्लेटो कहता है वो सब सत्य नहीं है। ये कहता है, उन्होंने बताया कि लोगों के सच से कोसों दूर है ये चीजें, सत्यता नहीं है। प्लेटो कहता है कि जो विधि है ना, कहता है कि दार्शनिक राजा का होना विवेक किसी भी विधि अज्ञान से ज्यादा महत्वपूर्ण है। प्लेटो ने विधि को अज्ञान माना है। प्लेटो कहता है कि जो आप कहते हो कि कानून बना हुआ है, मोदी बना हुआ है और कानून है, हम कानून के अनुसार रह रहे हैं। प्लेटो ने कहा है कि कानून अंधकार है। कानून किसने बनाया? कानून लोगों ने बनाया। लोग किसने बनाए? लोग अपने आप भाई। ठीक है, तो कानून क्या है? अंधकार है। कानून क्या है? अंधकार है। प्लेटो कहता है कि कानून अंधकार है। प्लेटो के अनुसार दार्शनिक राजा का विवेक किसी भी विधि अज्ञान से ज्यादा महत्वपूर्ण होता है। प्लेटो कहता है कानून तो अज्ञान है, कानून बेकार है। उसने गुफा की उपमा दी है। प्लेटो ने कहा है कि कानून एक गुफा है। केव एनालॉजी का प्रयोग करते हुए उसने कहा है जो व्यक्ति गुफा में रहता है वो आग के प्रकाश को ही वास्तविक प्रकाश मानने लगता है। प्लेटो कहता है कि कानून आग का प्रकाश है और उसी आग के प्रकाश को आप वास्तविक प्रकाश मानते हो। तो प्लेटो का कहना है कि व्यक्ति गुफा में रहता है, गुफा में आग जलती है और उसी आग के प्रकाश को प्लेटो कहता है लोग उसे वास्तविक मानते हैं, क्योंकि वास्तविक प्रकाश सूर्य का प्रकाश है। प्लेटो ने कहा है कि वास्तविक प्रकाश सूर्य प्रकाश है। तो प्लेटो कहता है सूर्य कौन है? तो सूर्य बोलता है कि साहसी यानी कि विवेकशील जो राजा है, जिसके पास विवेक है, विवेकशील राजा ही सूर्य है। प्लेटो कहता है कि विवेकशील राजा ही सूर्य है, जिसके पास विवेक है वही सूर्य है। प्लेटो इसी को विवेकशील मानता है। इसलिए प्लेटो ने परंपरा, प्रथा और विधि सभी को अज्ञान माना है। प्लेटो कहता है कि परंपरा, प्रथा, विधि ये सभी अज्ञान है। कहता है सभी की सभी चीजें बेकार है। परंपरा, प्रथा, विधि, इसमें इंसान रहता है। कहता है सभी की सभी चीजें बेकार है, ये सभी किसी काम की नहीं है। तो प्लेटो विधि को विश्वास नहीं करता। इसलिए तो आप कहते हो कि प्लेटो का जो राज्य है वो डिक्टेटरशिप का राज्य है। जैसे मोदी जी, मोदी जी कानून क्या होता है भाई? आप हमारी बात मानिए, प्रधानमंत्री है, कानून क्या होता है? ऐसे ही राजा को स्थापित करने की बात प्लेटो कहता है। प्लेटो कहता है वो राजा जो विवेकशील होगा उसी राजा का आदेश ही कानून होना चाहिए। और जिन लोगों को लगता है कि कानून है, संविधान है या जिनके माध्यम से लोग रहते हैं, प्लेटो कहता था ये सब बकवास है, बेकार है। ये ऐसी दुनिया है इस गुफा के अंदर रहने वाला आदमी आग जलाता है और कहता है कि जो आग है यही प्रकाश है, जो कि वास्तविक प्रकाश तो सूर्य है। तो प्लेटो कहता है सूर्य साहसी राजा, विवेकशील राजा है। इसीलिए विवेकशील राजा के राज्य की स्थापना की प्लेटो बात करता है। इसीलिए आप उसको क्या कहते हैं? आदर्श राजा का निरंकुशतावाद के नाम से जानते हैं कि प्लेटो भी निरंकुशतावादी राज्य की स्थापना की बात करता है। ठीक है, ये बात आपकी समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? ये चीज आपकी समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? ये मुझे बताओ पहले। अरे हाँ या ना? एकदम क्लियर। पंकज नमस्कार भाई, एकदम क्लियर, गोली की तरह सब कुछ क्लियर होना चाहिए। 100% क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा है? एकदम पॉलिटिकल साइंस से अगर आप बीए कर रहे हो, एमए कर रहे हो या आप किसी प्रकार से राजनीति विज्ञान से कोई चीज कर रहे हो तो आपको यहाँ चीजें मिलती रहेंगी। बेहतरीन तरीके से आपको चीजें प्रोवाइड करते रहेंगे। मैं इस चैनल पर पढ़ाता रहूंगा, डेली आपकी क्लास लेता रहूंगा। यहाँ से बच्चे भी आप जुड़ते रहिए, अपने साथियों को दीक्षित क्लासों को शेयर कीजिए, बच्चों को बताइए जी सर आ रही है बात समझ में आ रही है ना? अमरावती आ रही है ना बात समझ में? बहुत बढ़िया, अमरावती करिए जी सर बात समझ में आ रही है। सभी बात दोस्तों की बात समझ में आ रही है ना प्रॉपर तरीके से? अरे हाँ या ना? ठीक है, बोलो मेरे प्यारे भाइयों। ठीक है, क्लियर भाई? अरे हाँ या ना? अरे हाँ या ना? क्लियर होता है? अनिकेत करें नहीं, ये नया चैनल है, अनिकेत फौजदार, ये नया चैनल है। इस चैनल पे बच्चा कभी तो आप बच्चों को बताएंगे तो ज्यादा से बच्चा लाइव आएगा। ये नया चैनल हम क्या पढ़ा रहे हैं तो इसकी टेंशन की आवश्यकता नहीं है। चलिए आगे बात करते हैं। प्लेटो के अनुसार दार्शनिक राजा विवेक किसी भी विधि का अज्ञान से ज्यादा महत्वपूर्ण है। ठीक है, उसने गुफा के बारे में बात करी है। अब अगली किताब है, प्लेटो ने अपनी बात की रचना स्टेटमेंट और द लॉज में विधि के महत्व को स्वीकार कर लिया, लेकिन प्लेटो ने अपनी सबसे महत्वपूर्ण रचना द रिपब्लिक में विधि और दंड का उल्लेख नहीं किया। मेरी बात को सुनो, प्लेटो ने अपनी जो बाद में लिखी स्टेटमेंट लिखी और द लॉज लिखी, मतलब पहले प्लेटो विधि को मानता ही नहीं था। बाद में जब लोगों ने खंडन किया, लोगों ने कहा कि बिना विधि के तो प्लेटो ऐसे राज्य की स्थापना करना चाहता है जो संभव ही नहीं है। भाई तभी तो अरस्तु ने कहा कि प्लेटो कहता है बिना विधि का राज्य होना चाहिए। जैसे महात्मा गांधी कहते हैं, महात्मा गांधी और प्लेटो की सोच एक जैसी है। महात्मा गांधी कहते हैं कि भैया कानून की जरूरत ही नहीं है, हालांकि वो मानते हैं कानून को, लेकिन उसी प्रकार से आप देखो लोगों ने कहा प्लेटो कैसी बात कर रहे हो आप? बिना कानून के आदमी कैसे रहेगा? और लोग कहते हैं आदमी तो जन्म से कुत्ता होता है। हॉब्स कहता है मनुष्य जन्म से पशु होता है, कुत्ता होता है, बॉन्ड हो गया आदमी, तो आदमी के ऊपर जंजीरें नहीं लगाओगे आदमी कैसे रहेगा? प्लेटो कहता है आदमी अंदर से नैतिक है। लोगों ने कहा प्लेटो कैसी बात कर रहे हो? आदमी तो हरामी आदमी है। प्लेटो ने कहा चलो ठीक है, मैं मान लेता हूं कि आदमी हरामी है। तो प्लेटो ने विधि के दंड को, विधि को थोड़ा सा स्वीकार किया। प्लेटो ने बाद में जो विधि है और दंड है उसके महत्व को स्वीकार किया, लेकिन ये बातें उसने अंत में स्वीकार की। पहले स्टेटमेंट लिखी और द लॉज लिखी। तो द लॉज में उसने विधि के महत्व के बारे में बात करी है, लेकिन अपनी विधि को अलग तरीका से परिभाषित किया। और जो उसका पहला ग्रंथ था रिपब्लिक, उसने रिपब्लिक में विधि को, दंड को उल्लेख बिल्कुल नहीं किया। उसने विधि की बजाय शिक्षा और बल पर दिया है, दंड की बजाय साम्यवाद पर महत्व बल दिया है। तो कभी भी पूछा जाता है कि प्लेटो ने रिपब्लिक में किसको स्वीकार किया, तो प्लेटो ने रिपब्लिक में विधि को स्वीकार नहीं किया। प्लेटो कहता है कि रिपब्लिक में प्लेटो ने साफ बोला है कि आप जो है शिक्षा की बात करता है, व्यक्ति को शिक्षित बनाओगे तो जरूरत नहीं पड़ेगी। प्लेटो कहता है व्यक्ति को आप शिक्षित बनाओगे तो जरूरत नहीं पड़ेगी कि किसी प्रकार से किसी को परेशान करेगा। और दंड की बजाय प्लेटो कहता है साम्यवाद सबसे अच्छा है।
साम्यवाद सबसे अच्छा है। साम्यवाद, प्लेटो कहता है कि साम्यवाद साध्य नहीं अपितु साधन है। प्लेटो कहता है जो आदमी जिस चीज के लिए पैदा हुआ है उसको वो कार्य कर लेना चाहिए। प्लेटो कहता है कि साम्यवाद के द्वारा ही आप आदर्श राज्य की स्थापना कर सकते हो। तो जैसे आपने देखा महात्मा गांधी है, तो महात्मा गांधी का ट्रस्टीशिप का सिद्धांत है, ऐसे ही प्लेटो का साम्यवाद का सिद्धांत है। तो प्लेटो कहता है, प्लेटो शिक्षा को महत्व देता है। तो अब अलग अलग बातें हैं। प्लेटो अपने पहले ग्रंथ रिपब्लिक में शिक्षा को महत्व देता है, स्टेटमेंट ऑफ लॉज में कानून को महत्व देता है। प्लेटो के विचार में राज्य और समाज में कोई अंतर नहीं किया गया, इसलिए प्लेटो के विचार में संप्रभुता का विचार नहीं है। बहुत अच्छी बात है, ये बहुत अच्छा स्टेटमेंट है। ये कई बार यूजीसी नेट में पूछा गया कि प्लेटो संप्रभुता को मानता है नहीं मानता। देखो आप मेरी बात समझना, राज्य के 4 तत्व होते हैं। तो पहला तत्व होता है जनसंख्या। राज्य कहता है कि आदर्श राज्य की जनसंख्या प्लेटो के अनुसार 5040 है जनसंख्या। दूसरा तत्व होता है, आप सभी जानते हैं क्या है, निश्चित भूभाग। तो निश्चित भूभाग को प्लेटो भी मानता है कि भाई निश्चित भूभाग होना चाहिए और बहुत क्लियर चीज है राज्य के लिए। अब बात करोगे सरकार की, तो सरकार को प्लेटो मानता है, लेकिन वो राजा की सरकार की बात करता है। वो ऐसी विधि द्वारा स्थापित सरकार की बात प्लेटो नहीं करता है। पहले बाद में वो थोड़ी सी बात करता है। प्लेटो लोकतंत्र को नहीं मानता। प्लेटो कहता है लोकतंत्र मूर्खों का शासन है। प्लेटो लोकतंत्र को कभी स्वीकार नहीं करता, लोकतंत्र में प्लेटो विश्वास नहीं करता। अब संप्रभुता की बात करो तो प्लेटो में राज्य और समाज में कोई अंतर नहीं है, तो वो संप्रभुता के विचार को नहीं मानता। प्लेटो संप्रभुता के विचार को भी स्वीकार नहीं करता है। इसलिए अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाए कि प्लेटो संप्रभुता के विचार को मानता है, नहीं मानता है। प्लेटो लोकतंत्र को मानता है, प्लेटो लोकतंत्र को नहीं मानता है। प्लेटो न्याय को मानता है, बिल्कुल मानता है, लेकिन प्लेटो का न्याय कैसा है, कर्तव्य पर आधारित न्याय है। ये तो न्याय के बारे में अब समझ में आएगी बात है, न्याय के बारे में समझ में आ गया, सत्य के बारे में समझ में आ गया, चीजें समझ में आ रही है ना, ऐसे समझ में लीजिए। अब आगे बढ़ते हैं और आगे जाने की कोशिश करते हैं। आगे प्लेटो क्या मानता है, शिक्षा का सिद्धांत। प्लेटो शिक्षा के बारे में क्या मानता है, इस बात को समझने। शिक्षा के ऊपर प्लेटो के विचार, शिक्षा के ऊपर प्लेटो के विचार, कि शिक्षा पर प्लेटो के क्या विचार हैं, आइए इन्हें जानने की कोशिश करते हैं। प्लेटोस थॉट और डॉक्ट्रिन ऑफ एजुकेशन, प्लेटो के शिक्षा पर विचार क्या है। प्यारे बच्चों, ये चीजें थोड़ी सी आपको अलग लगेंगी, थोड़ी सी आपको डिफरेंट लगेंगी, क्योंकि पॉलिटिकल साइंस है। तो आप परेशान हो सकते हो गुरुजी, पहले आप मुझे बताइए यहाँ तक कोई डाउट है शिक्षा के विचार को हम आगे बढ़ेंगे। यहाँ तक किसी प्रकार की समस्या है आप लोगों को क्लास में मेरी में, सभी किसी बताएं यहाँ तक किसी प्रकार की समस्या है किसी बच्चे को मेरी क्लास में, बताओ प्यारे बच्चों। यहाँ तक किसी प्रकार की समस्या है, बहुत बढ़िया, सभी किसी क्लास को लाइक करते चलिए। यहाँ तक कोई समस्या है आपको क्लास में, बहुत बहुत बढ़िया, बहुत बहुत बढ़िया। अब प्लेटो के शिक्षा के विचारों की बातचीत करेंगे, स्क्रीन रिकॉर्ड करके शेयर करूँ ताकि पता चले कि पॉलिटिकल साइंस में मजा देवी पढ़ा सकते हैं, बहुत बढ़िया। यहाँ तक कोई डाउट बताइए मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ तक किसी प्रकार का कोई डाउट? नो डाउट सर, अमरावती जी कह रही नो डाउट, माई सर कह रहे नो सर, नो डाउट, सोनिया शर्मा कह रही नो डाउट। फिर भी कोई विचार हो आपके मन में, सर आप पढ़ाइए तो कोई डाउट होता है नहीं, ठीक है। मोहम्मद नदीम अंसारी जी कह रहे नो डाउट। जिन बच्चों ने, देखो मेरे वाले बच्चे भी हैं, इसमें मुझे ध्यान रखना पड़ेगा। बताओ भाई किसी प्रकार का कोई डाउट है आपके मन में, कोई भी डाउट आपके मन में हो, बताओ भाई, बताओ भाई। शिक्षा के ऊपर प्लेटो के विचार, कल का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो ये रहेगा, शिक्षा के ऊपर प्लेटो के विचार। शिक्षा के बारे में प्लेटो के बड़े अच्छे अच्छे विचार हैं, तो शिक्षा के ऊपर प्लेटो के विचार, ठीक है, बहुत अच्छे विचार। इससे आप ये मान के चलिए कि 2 प्रश्न आपके 100% सॉल्व होते हैं, 2 प्रश्न आपके 100% यहाँ से बनते ही बनते हैं। शिक्षा के ऊपर जो प्लेटो के विचार है, यहाँ से आपको 2-3 प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। देखो अब मैं आपको थोड़ी सी एमसीक्यू समझाता हूँ क्योंकि आप समझ सकें इस प्रकार की बातें हैं, ठीक है, आपको समझ में आएगी, आपको चीजें समझ में आने लगेगी, ठीक है। प्लेटो के शिक्षा के ऊपर विचार, ये लास्ट में आपके एमसीक्यूज हैं। इधर ऐसे प्रकार के क्वेश्चन आते हैं, ये प्रश्न है, ऐसे प्रकार के प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। ये देख लो, प्लेटो के अनुसार सुमेलित है, अब आप मैच करो, प्लेटो के अनुसार सुमेलित है। एक क्वेश्चन यूजीसी नेट में पूछा गया है, अब आप बताओ सुमेलित है कि नहीं है। सर हमने कभी इतनी अच्छी पॉलिटिकल साइंस नहीं पढ़ी, सोनिया शर्मा। अच्छा सोनिया, ठीक है, आप कौन सी यूनिवर्सिटी पढ़ते हो? प्लेटो के अनुसार सामाजिक वर्ग, प्रधान लक्षण और श्रेष्ठ गुण, ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं। कौन से सुमेलित है? तो देखो दार्शनिक ज्ञान राजा, सैनिक मनोवेग, उत्पादक तृष्णा, ज्ञानी में विवेक होता है, मनोवेग में साहस होता है, तृष्णा में संयम होता है। तो आप कहेंगे सभी के सभी सुमेलित है, करेक्ट आंसर आएगा सभी के सभी सुमेलित है। इस प्रकार के प्रश्न आपके एग्जाम में बनते हैं। तो मैं प्लेटो में कई सारे प्रकार के प्रश्न हैं, तो कल हम बात करेंगे प्लेटो के शिक्षा पर विचार। प्लेटो के शिक्षा के विचार काफी अच्छे हैं, काफी बातें की शिक्षा का सिद्धांत, और इसके बाद प्लेटो खत्म हो जाएगा। तो प्लेटो के शिक्षा के सिद्धांत को कल ध्यान देंगे, ठीक है। पीडीएफ कर दो सर, मजा आएगा पढ़ते हुए। मोहम्मद नदीम अंसारी जी, पीडीएफ में आपको देता हूं वर्ड फाइल, प्राइस वर्ड फाइल, ठीक है, वर्ड फाइल पूरा कर टैपिस्ट ये दो उसको हिमांशु देखिए क्या होगा, बहुत बढ़िया। तो सोनिया अगर डॉक्टर बी आर अम्बेडकर से पढ़ रही हो तो और बच्चों को क्लास को शेयर करो, बच्चों को बताओ जिसके अधिक से अधिक विद्यार्थी क्लास में एडमिशन ले सकें। अगर डॉक्टर बी आर अम्बेडकर में आप पढ़ रही हो तो आप अधिक से अधिक विद्यार्थियों को बताओ ना, अधिक से अधिक विद्यार्थियों को आप जोड़ो, ठीक है, अधिक से अधिक विद्यार्थियों को आप जोड़ोगी तो अधिक से अधिक विद्यार्थी इस क्लास में एडमिशन लेंगे। कल की क्लास कब होगी? अब कल तो संडे है, मैं मंडे को क्लास लूंगा, आप संडे को क्लास नहीं होगी आपकी, अब आप मंडे को क्लास लेंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास विल बी ऑन मंडे, ठीक है मेरे प्यारे भाई। अब आप सुनिए जरा, आप सभी अगर एडमिशन लेना चाहते हैं पॉलिटिकल साइंस में, कोई इन्फॉर्मेशन आपके पास नहीं है तो एक नंबर है 8700078917, आप इस नंबर पे कॉल करके एडमिशन ले लें। आप थोड़ी सी सहयोग राशि प्रदान करें तो आपको इसमें बहुत सारी चीजें मिलेंगी, ठीक है। आपको इसमें पॉलिटिकल डैमेज बैच, अभी तो क्लास चलेगी, डैमेज बैच आपको इसमें प्रोवाइड हो जाएगा पॉलिटिकल, आप इस बैच में एडमिशन ले सकते हैं। 8700078917 पे कॉल करेंगे। अब इसकी फीस मात्र 4000 रुपए रखी हुई है, इसी के इंस्टॉलमेंट में दे सकते हो, बाद में फीस आपकी 5000 रुपए रखी जाएगी। 5000 रुपीज आपकी पॉलिटिकल साइंस की फीस होगी। आप इस बैच को ले सकते हो, बहुत ही शानदार, बहुत ही जबरदस्त और बहुत ही बढ़िया तरीके से कोशिश की जाएगी आपको कवर कराने की। टीचर अच्छे में मैं मिल रहा हूं तो यूपीएससी का पढ़ना भी इजी लगता है। मेरे भाई एक समस्या मेरे साथ भी हो रही है, मैं कुछ भी पढ़ा सकता हूं, कितनी मेहनत से पढ़ा सकता हूं, लेकिन सारी टीचरों को लेकर आना मेरे लिए बड़ा असंभव सा कार्य होगा। अच्छे टीचर फिर मतलब कोई बहुत ही दुनिया में संस्थान होगा जो बहुत अच्छे टीचर को ला पाए। व्यक्तिगत टीचर की इच्छा बढ़ा सकता है। अब मैं कोशिश करूं कि मैं अपने जैसे ज्योग्राफी में लाऊंगा, ज्योग्राफी वाला सिलेबस से पढ़ाई और अच्छे से पढ़ाई तो संभावना बन नहीं पाती है। नेक्स्ट ईयर लेंगे सर अमरावती सोनिया, ठीक है। तो आप इसमें नोट करा सकते हो और आप बिंदास तरीके से पढ़ सकते हो। बाबा नमस्कार चैनल लगे हुए हैं, ठीक है, कोई गलती हो तो माफी। मंडे को इलेक्शन है सर हमारी तरफ, हां जी मंडे को इलेक्शन है तो क्या हुआ, ऑनलाइन पर एडमिट रहेगा। मोहम्मद नदीम अंसारी जी लोग मजा है। बच्चों को प्लीज बता दें, अगर आप यूनिवर्सिटी पढ़ते हैं तो 2-4 बच्चों से आप क्लास को शेयर कर सकते हो, काफी बच्चे एडमिशन ले सकते हैं। आपसे मेरी हार्दिक रिक्वेस्ट है, दिल से हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें प्लीज।